फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? इसको एक्सप्लेन करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या क्लासिकल फिजिक्स कैसे फेल हो जाती है और किस तरीके से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस घटना को एक्सप्लेन किया। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है या क्लासिकल मैकेनिक्स वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में फेल कैसे होती है, और फिर आपने क्या पढ़ना है बताओ, क्वांटम थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करेगी, प्लैंक्स वाली, और फिर क्या है वर्क फंक्शन निकालना और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना, और आखिर में क्या होंगी इसकी एप्लीकेशन। तो पहले क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो भैया आप इसको ऐसे बोलोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई मेटल प्लेट है, ठीक है, अगर इस मेटल प्लेट के ऊपर मैं एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की क्या डालता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है बात, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं अपने आप। मतलब इधर रेडिएशन पड़ी और यहां से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सिर्फ तभी होता है जब ये गिरने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक खास वैल्यू से ज्यादा है। तो भाई लेकिन ये सिर्फ कब पाया गया, अगर इस गिरने वाली रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ गए बात? तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं जब तक, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बोल दो न्यू नॉट, क्या बोल दो, तो हम क्या बोलेंगे, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, तो अगर वो ज्यादा किससे, न्यू नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इसकी डेफिनेशन को बोलो भाई, व्हेन ए रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, व्हेन ए रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज अलाउड टू स्ट्राइक ए मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन्स आर ejected, which is called as photoelectric effect, and the emitted electrons are called as photoelectrons। समझ गई बात? ओके, ये घटना है भाई। अब आप कहोगे तो देखो ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब आपको इसमें ऐसी क्या बात थी, किसको भाई एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल क्यों होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जरिए आप इस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वांटम थ्योरी आपने कंसीडर करनी पड़ेगी। आपने लाइट को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल। ये कैसे होता है आप आगे पढ़ाएंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है बात? तो देखो भाई, ये मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा ना कि 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने क्या बोला था कि लाइट क्या होती है, वेव होती ना। और मैं आपको बताऊं 1886 में, कब, एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उन्होंने प्रूव भी कर दिया था, उन्होंने धोखे से क्या प्रूव कर दिया था, गलती से, कि लाइट होती क्या, वेव भी होती है। समझ, उसको बोलते हैं हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं उसको? ये क्या होता है, देखो ये तो हमारे पास क्या है, एक ट्रांसमीटर कॉइल। ये ट्रांसमीटर कॉइल पता क्या एमिट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगी। लेकिन ये मैं आपको बताऊं अल्ट्रावायलेट भी एमिट करेगी और रेडियो वेव्स भी। कौन सी? अल्ट्रावायलेट एज वेल एज रेडियो वेव्स, दोनों ही यहां से ये एमिट करेगी। समझ गए बात? और ये बताओ हमारे पास क्या, एक रिसीवर। इस रिसीवर में कुछ नहीं है, यहां पर 2 एंड है ना, और ये भी एक तार सा है और यहां पर क्या है, 2 एंड है। तो आप ये बताओ, तो ये देखा गया कि जब आप यहां पर ट्रांसमीटर को ऑन करोगे ना, तो यहां पर एक स्पार्क पैदा होगा। पता होगा ना आपको जैसे बिजली का स्पार्क सा उठता है, इजंट इट? तो वही स्पार्क, अब इसमें तो आपने कोई बैटरी वगैरह नहीं जोड़ रखी ना,
लेकिन वही स्पार्क कहां पैदा होगा? इन दोनों एंड्स के बीच में। तो इससे क्या बात साबित हुई कि होना हो जब यहां पर स्पार्क पैदा हुआ है तो यहां से क्या चली है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो वेव्स चलते चलते कहां पहुंच गई? यहां तक। और जब यहां पर पहुंची ना तो उन्होंने इस तार के अंदर क्या बना दिया? करंट। क्या बना दिया? और इससे यहां पर क्या पैदा होगा? स्पार्क। तो यानी कि आप कह सकते हो कि एक जगह से स्पार्क को दूसरी जगह भेजा जा सकता है। यहां पर स्पार्क तो हमने पैदा किया है बाकायदा करंट को ऑन करके, लेकिन दूसरी जो रिसीवर है वहां पर तो करंट का कोई सोर्स नहीं है ना, लेकिन वहां भी क्या पैदा हो गया? स्पार्क। तो होना हो किसकी वजह से हुआ होगा कि यहां से क्या चली है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नहीं आपको रेडियो वेव्स और यूवी वेव्स, अल्ट्रावायलेट। लेकिन एक बात देखी गई, अगर हम इनके रास्ते में क्या लगा दें? ग्लास प्लेट। यहां पर हम क्या लगा दें? तो बिना ग्लास प्लेट के तो यहां पर स्पार्क तेज होता है, और जब आपने बीच में क्या लगा दी? ग्लास प्लेट लगा दी ना, तो यहां पर जो स्पार्क होगा ना ये डिम हो जाएगा। क्या मतलब? यहां पर आप एक स्पार्क पैदा करते हो और यहां पर एक रिसीवर है, तो अगर मैं बीच में ग्लास प्लेट नहीं लगाता हूं तो तो यहां पर खूब ब्राइट स्पार्क होता है। यहां भी क्या हो? खूब ब्राइट स्पार्क। वो हमको पता क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहां से वहां पर क्या चली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उन्होंने जाके उन वेव्स जब कहां तक पहुंची? रिसीवर तक। उन्होंने यहां पर क्या पैदा कर दिया? करंट, और करंट से फिर क्या पैदा हो गया? स्पार्क। मैं बहुत सिंपल सेंस में आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन देखा गया अगर मैं रास्ते में क्या रखता हूं? ग्लास प्लेट, तो ये स्पार्क डिम हो जाएगा। तो ये बात उस वक्त समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है कि ग्लास प्लेट रखने पर स्पार्क डिम क्यों हो जाता है, लेकिन आपको आगे पता लगेगा इसकी वजह क्या थी। कि जो ग्लास प्लेट थी ना, वो पता किसको रोक लेती है? अल्ट्रावायलेट को। किसको रोक लेगी? जो ग्लास प्लेट को किसको रोक लेगी? अल्ट्रावायलेट को। अगर ग्लास प्लेट इनको रोक लेगी तो यहां तक फिर कौन नहीं पहुंच पाएगा? अल्ट्रावायलेट यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी ना, और अल्ट्रावायलेट यहां तक नहीं पहुंच पाएंगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहां पर जंप नहीं कर पाएंगे, और उससे स्पार्क क्या हो जाएगा? डिम हो जाएगा। एक तरह से आप समझे मेरी बात कि जो यूवी भी पहुंच पा रही थी तो स्पार्क ब्राइट क्यों था? क्योंकि जो यूवी वहां पहुंच पा रही थी ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाया करती, और उस इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की वजह से क्या आया करता? स्पार्क तेज होया करता। वैसे स्पार्क क्या मंदा हो गया? बात आपको पहले पड़ेगी या आपको आगे पहले पड़ेगा। लेकिन उस वक्त भाई ये बात कब की? 1886 की। उस वक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पता भी नहीं था। बात आपको पहले पड़ रही है? हाँ बेटा, आपको आ गया। और मैं आपको बताऊं 1888 में एक जर्मन फिजिसिस्ट और था। क्या भाई? अच्छा, आपने पढ़ा है एक होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पता क्या होता है? नहीं पता आपको? बताओ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। देखो इसमें आपने ये पता कर सकते हो कि चार्ज ज्यादा है कि कम है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जिससे आप क्या पता कर सकते हो? किसी चीज के ऊपर चार्ज ज्यादा है कि कम है। आप कहोगे ऐसे कैसे पता कर सकते हैं भाई? इसको आप ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। मान लिया, बताओ, एक मेरे पास नेगेटिवली चार्ज मेरे पास क्या है? बॉडी। मेरे पास एक जिंक प्लेट है। क्या मेरे पास ये? और ये बताओ क्या? नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है बात। अब ये जिंक प्लेट ये मानो तार के जरिए यहां जा रही, इसके अंदर ये एक ग्लास का वेसल है, और यहां पर नहीं है, ये दो सोने की पत्ती है। क्या? दो सोने की पत्ती ऐसे। तो आप ये बताओ जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस तार के थ्रू होते कहां पहुंच जाएगा? इस सोने की पत्ती में पहुंच जाएगा ना। तो सोने की पत्ती में चार्ज है ना, तो आप ये बताओ दो सोने की दोनों पत्तियां अगर आपस में रिपेल नहीं करेंगी, नेगेटिव नेगेटिव क्या करता है? रिपेल करता है, तो दोनों दूर नहीं रहेंगी। और अगर मान लीजिए चार्ज कम हो तो क्या हो जाएगा? दोनों नजदीक आ जाएंगी। तो ये गोल्ड लीफ किसके ऊपर काम करता है? बताओ। अगर इन पत्तियों के ऊपर चार्ज क्या हुआ? क्या हुआ? ज्यादा हुआ तो ये दूर दूर भागेंगी, नहीं समझे बात? और चार्ज कम हुआ तो क्या हो जाएंगे? दोनों क्या जाएंगे? ये ऐसे गिर जाएंगे पत्ती। चार्ज नहीं आपको समझ में? तो इसको हमने, इस इलेक्ट्रोस्कोप को मैंने किससे कनेक्ट कर रखा? बताओ बताओ। एक तार के जरिए एक इंसुलेटर पे कौन सेट कर रखी है? जिंक प्लेट। नहीं आपको समझ में? और लेकिन हमने ये पाया, जब हम बताओ क्या कर सकते हैं, इस जिंक प्लेट के ऊपर क्या पड़ी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी? यूवी। तो जो गोल्ड लीफ था ना इलेक्ट्रोस्कोप, उसमें ऐसे क्या होने लगा? दोनों पत्ती नीचे गिरने लगी। इससे क्या बात साबित होती है? उस वक्त हालांकि इलेक्ट्रॉन बारे में पता नहीं था,
लेकिन ये बात हमको पता लगी कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट, वो जिंक प्लेट को क्या कर सकती है, उसके नेगेटिव चार्ज को खत्म कर सकती है। अगर जिंक प्लेट क्या नेगेटिवली चार्ज्ड, तो उसके नेगेटिव चार्ज को वो कम कर देगी, और वो अगर क्या है न्यूट्रल, तो उसे क्या कर देगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था भाई, बताओ, क्योंकि जब यूवी गिरती है ना इसके ऊपर, तो इसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज कम होएगा ना। नेगेटिव चार्ज कम होएगा तो गोल्ड लीफ के ऊपर भी यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होएगा ना। तो पत्ती के नजदीक आएगी, बात आपको पहले पड़ी। हालांकि उस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन ये बात तो यहां से लेकिन एक आइडिया हो गया था कि हाँ भाई कुछ तो है कि अल्ट्रावायलेट रोशनी पड़ने पर अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसका नेगेटिव चार्ज कम होता है, और अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब कुछ तो है अल्ट्रावायलेट रोशनी में जो कि भाई मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, नहीं आपको, लेकिन पूरी डिटेल मालूम नहीं थी। फिर मैं आपको बताऊं भाई 1897 में आप ये बताओ जे थॉमसन ने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी ना। और बताओ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, मैंने आपको बताया था भाई, ये क्या है नेगेटिव प्लेट, और ये बताओ क्या है पॉजिटिव प्लेट। अरे भाई ये क्या है हमारे पास नेगेटिव प्लेट, ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव प्लेट, इजंट इट। हमने आपको नहीं पढ़ा क्या ये, बताओ। तो इसमें बताओ क्या हमारे पास। अच्छा एक आपको पता है एक एमीटर होता है, क्या होता है एक एमीटर, पता क्या होता है, इसको करंट मापते हैं, इससे करंट मापते हैं। तो यहां पर आप क्या लगा दो, इसमें एक एमीटर लगा दो, क्या लगा दो बेटा, एमीटर लगा दो, ठीक है बात। और एक यहां पर क्या लगा दो, वोल्टेज, यहां पर आप क्या लगा दो, एक यहां पर लगा दो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर पता क्या होता है, ये वोल्टेज मापता है कि कितनी वोल्टेज है, इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है, बात आपको पहले पड़ गई। अब आपने करना क्या है, अब अगर ये बैटरी यहां पर लगी हुई है तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था कि इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और वो इसमें एंट्री करेंगे ना, और वो फिर क्या होगा बताओ। देखो करंट कैसे बनता है, चार्ज के फ्लो करने से क्या बनता है, करंट। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो इसमें एंट्री कर गए थे, क्योंकि ये क्या था कैथोड और ये क्या था एनोड। तो वो इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर के ऐसे पास होते रहा करते, तो लगातार एमीटर रीडिंग दी जाया करता, इजंट इट। पक्की बात है ना भाई, मतलब आप ये हमको पता है वोल्टेज कितनी है हमारे पास इसमें, इजंट इट, ठीक है। तो थॉमसन के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस बैटरी को यहां से हटा दूं, क्या करूं बैटरी को, थॉमसन ने यहां से बैटरी हटा दी। तो थॉमसन ने जिस एक्सपेरिमेंट के जरिए किसको डिस्कवर किया था, इलेक्ट्रॉन को, उसी एक्सपेरिमेंट को थॉमसन ने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। और मॉडिफाई कैसे किया बताइयो, इसमें से बैटरी दी हटा, और यहां पर दो प्लेट लगी हुई है, यहां पर क्या हुई है, दो प्लेट लगी हुई ना, ठीक है। तो अब इसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए ना भाई, क्यों, इसमें बैटरी नहीं है, ये क्या है, ये क्या है प्लेट, एक प्लेट ये है, नहीं आपको सुन, एक प्लेट बेटा ये है, एक प्लेट तो ये है, इजंट इट, नहीं आपको सुन, पक्की बात है। तो थॉमसन ने फिर क्या किया, थॉमसन ने इसके ऊपर क्या डाली, यहां से क्या डाली, अल्ट्रावायलेट लाइट, क्या डाली, अल्ट्रावायलेट लाइट डाली। तो उसने पता क्या पाया, यहां पर करंट की रीडिंग आ गई, क्या करंट की रीडिंग, तो क्यों ही होगी, बिना बैटरी करंट कैसे आ गया। तो उसने सोचा होना वो क्या हुआ होगा भाई, यानी अगर बिना बैटरी करंट आ गया, इसका मतलब क्या है, सिर्फ अल्ट्रावायलेट बैटरी दी हटा और क्या मार दी इसके ऊपर, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो जब अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकले, बोलो भाई। और वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें तो उसने क्या पाया कि सिर्फ बैटरी जोड़ के यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्या मार के यूवी, तब भी इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हैं। और वो फिर यहां से निकल कहां एंट्री कर गई, दूसरी प्लेट के अंदर, नहीं आपको सुने, फिर यहां के थ्रू होते हुए तो कहां पहुंच गए वे, फिर से यहां पर आ गए, नहीं आपको सुने। ऐसे क्या है मेरे पास, अरे बोलो भाई, तो ये किसने ऑब्जर्व किया बताओ भाई, नहीं बता आपको, जे थॉमसन ने भाई, नहीं समझे बात, पावर सप्लाई रिमूव्ड। तो वो समझ गया कि भाई यूवी रेडिएशन भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवा सकती है, यानी यहां से थोड़ा, और यही हमारा क्या था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि यूवी पड़ने पर किसी प्लेट से
किसी किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। समझ में आपको? ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट था ना वो किया 1902 में एक साइंटिस्ट थे फिलिप लेनार्ड। क्या 1902 में एक एक्सपेरिमेंट था, फिलिप लेनार्ड थे। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अरे बोलो, नहीं आपको सुनाया? उन्होंने 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। क्या ग्लास ट्यूब ली, नेगेटिव प्लेट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एमीटर लगाया। क्या लगाया? और यहां क्या लगाई? बैटरी भी लगाई। यहां क्या लगाई? बैटरी भी लगाई। ठीक है, और उन्होंने तीनों केस में देखा कि कितना करंट पास होता। उन्होंने क्या किया? फिलिप लेनार्ड ने क्या किया बताओ? उन्होंने यहां पर क्या लगाई? लेकिन ये जो बैटरी ना इसकी वोल्टेज कम ज्यादा करी जा सकती है ना। कई बैटरी होती है वोल्टेज में कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे पहले वोल्टेज भी आया करते हैं ऐसे कट कट कट, कम ज्यादा वोल्टेज कर लिया करते हैं। तो ऐसी वोल्टेज यहां पर, ये समझ गए बात? तो उसने एक बात पाई, अगर मैं यहां पर बैटरी नहीं लगाता हूं ना तब भी क्या होता है? करंट निकलता है। उन्होंने 3 तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। एक तो बैटरी को हटा के और देखा कितना करंट नोट किया। एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये प्लेट क्या बना दी, मतलब रेडिएशन डाली इसी के ऊपर, रेडिएशन डाली इसी के ऊपर, नहीं समझे आपको? लेकिन इसे क्या बना दिया? नेगेटिव से क्या बना दिया? पॉजिटिव। और एक बार इसे क्या बना दिया? नेगेटिव प्लेट। इसे क्या बना दिया भाई? मतलब इसको नेगेटिव कर दिया, इसे क्या कर दिया? मतलब लाइट तो इसे पड़ी, लेकिन कैथोड एक बार इसे क्या, एक बार ही ने कुछ नहीं बनाया, एक बार इसे क्या बना दिया? कैथोड। और एक बार इसे क्या बना दिया? एनोड। समझे बात? और फिर उन्होंने कुछ काम किया भाई, और उन्होंने ये पता लगाया कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो तो डिपेंड करते हैं इसकी इंटेंसिटी के ऊपर। अगर ये जो रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए ना तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा एमिट होते हैं। और अगर मान लिया फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना उसकी एनर्जी क्या आई? ज्यादा आई। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा क्या पढ़ाऊंगा डिटेल्ड, नहीं आपको समझ। इसीलिए अब आपको पढ़ाएंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मैं आपको बेटा प्रॉपर सेटअप बताऊंगा इसका कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रॉपर कैसे स्टडी करते हैं। इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। इसके ऊपर नीट में, जेई में, 11वीं 12वीं में धड़ल्ले से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बात? और ये टॉपिक बच्चों को समझ में रखा है। आपको पता ही नहीं होगा तो 11वीं में। ठीक है बात? ओके, तो समझना बहुत जरूरी है। तो मैं एक तरह से यहां पर लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट ही रिपीट करूंगा। क्या? और उससे आपको रिजल्ट कैसे नोट करना होता है, लेनार्ड ने कैसे काम किया था। लेनार्ड ने क्या किया, एक ग्लास ट्यूब ली। क्या ली? एक ग्लास ट्यूब। इसमें एक प्लेट ये लगा दी, एक प्लेट ये लगा दी, और यहां क्या लगा दिया? एक पावर सप्लाई। लेकिन ये वेरिएबल है, कैसी है? वेरिएबल पावर सप्लाई। इसकी वोल्टेज को कम ज्यादा किया। और यहां पर क्या है? एमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? यहां से हम करंट नोट कर सकते हैं, यहां से हम क्या नोट कर सकते हैं? करंट नोट कर सकते हैं। ठीक है बात? ओके, नहीं आपको सुनना बताओ भाई? ओके, तो लेना। और यहां पर अब मैं क्या करूंगा, तो ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ, ये हमारा क्या है? ग्राफ। यहां पर मैं बोलूंगा कलेक्टर वोल्टेज। यहां पर मैं क्या बोलूंगा? तो यहां पर वोल्टेज 0 है, यहां पर वोल्टेज क्या है? वोल्टेज मतलब भाई कलेक्टर पोटेंशियल। भाई यहां पर तो पोटेंशियल क्या है मेरे पास? बोलो भाई। मतलब ये वाली चीज बताओ किसको शो करता है? ये वाला पॉइंट शो करता है कि पोटेंशियल क्या लगाया मैंने? 0। पोटेंशियल 0 मतलब क्या है कि मैंने कोई भी बैटरी वगैरह नहीं लगाई है, बैटरी मैंने एक्टिवेट नहीं की है। इसको हम क्या बोलेंगे? एनोडिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको? एनोड पोटेंशियल। एनोड। और यहां पर क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल या कैथोड पोटेंशियल। क्या? अब कोई इसका मतलब क्या है? एनोड पोटेंशियल का मतलब पता क्या है? जब मैं इस प्लेट को क्या बना दूं? पॉजिटिव। अगर मैं इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देता हूं तो क्या बोलूंगा इसको मैं?
एनोड पोटेंशियल, नहीं है आपको। और मैं इस प्लेट को क्या बना दूं, नेगेटिव, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कैथोड पोटेंशियल। बात आपको पहले पड़ी। और इसमें कुछ भी ना बनू तो क्या बोलूंगा इसको मैं, जीरो पोटेंशियल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैटरी को बिना लगाए क्या डाल इनके ऊपर, बोलो यूवी रेडिएशन, ठीक है। तो उन्होंने पता क्या पाया कि बिना बैटरी के भी यहां पर करंट की रीडिंग आ रही है। वर्टिकली क्या करंट, तो मैं क्या बोलूंगा, जीरो पोटेंशियल पे भी क्या रखा है, करंट की रीडिंग आ रखी है, करंट रिकॉर्ड इसमें होता है। और समझ गया सब क्यों होता होगा, बताइए इतना करंट क्यों आया है, ये करंट मुझे क्यों ऑब्जर्व हुआ है। कोई सिंपल सी बात है, बैटरी यहां पर नहीं है, बैटरी यहां पर नहीं है, लेकिन क्या होगा बताओ, जब लाइट पड़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से इसमें से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, वो इस साइड भाग लेंगे, कहां टक्कर मारेंगे, और इसमें एंटर करके यहां से करंट रिकॉर्ड करवाएंगे। आगे आपको ये ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्लेट को बना दिया पॉजिटिव। क्या बना दिया, तो अगर उन्होंने इस प्लेट को पॉजिटिव बना दिया तो अब आप मुझे एक बात बताओगे, करंट बढ़ने लग गया मतलब, तो अब वही रेडिएशन रखी, रेडिएशन क्या रखी, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ क्या कर दिया बताओ, इस प्लेट को पॉजिटिव बना दिया तो करंट बढ़ गया। क्या करंट, और इसको और पॉजिटिव कर दिया तो और बढ़ गया। इसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करती है। तो कलेक्टर प्लेट को मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव, तो करंट बढ़ने लग गया। और बढ़ता बढ़ता एक खास समय के बाद क्या हो गया, एक खास वोल्टेज पर क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब उसके बाद में इसको मोर पॉजिटिव करता हूं ना तो करंट नहीं बढ़ता। इसकी बताओ वजह क्या है। तो ऐसा कैसे हो गया कि इस प्लेट को मोर एंड मोर पॉजिटिव करने पर, इस प्लेट को मोर एंड मोर, बताओ करंट क्यों बढ़ रहा है, वाई वाई वाई। उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखो जब यहां, जब इसके ऊपर क्या पड़ते हैं, लाइट पड़ती है ना, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, लेकिन वो सारे इलेक्ट्रॉन भाई एक सी एनर्जी के साथ नहीं निकलते, उनमें थोड़ा बहुत क्या है, चाहे रेडिएशन बेस है कि रेडिएशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक, लेकिन उसके बावजूद इस प्लेट में से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर नहीं होती, किसी की ज्यादा किसी की कम होती है। समझे बात। तो आप मुझे बताओ, तो जो हाई एंड, अब ये गैस पूरी तरह खाली, ये ट्यूब पूरी तरह खाली नहीं होती भाई, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर चलेंगे तो उन्हें थोड़ा बहुत तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस। जब भी आप चलते हो, एक तो आप खाली ग्राउंड में दौड़ो और एक ग्राउंड में थोड़ी बहुत भीड़ हो, तो आपको कुछ ना कुछ तो क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस आपको मिलेगा ना भाई, उतनी आपकी रफ्तार नहीं हो पाएगी, आप टकराओगे औरों से, इजंट इट। तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन वहां से वहां पर चले ना, तो जो हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो तो कहां पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन जिनकी एनर्जी कम है वो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे ना भाई, वो रास्ते में बिखर जाएंगे। नहीं समझे बात। तो मान ली यहां से निकल रहे हैं 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, जब यहां पर लाइट पड़ रही है तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, ठीक है बात। लेकिन पहुंच पा रहे सिर्फ कितने, बिना इसको, बिना एनोड वोल्टेज लगाए यहां तक पहुंच कितने पा रहे, सिर्फ माने 700। तो करंट कितना रिकॉर्ड होगा यहां पर, 700 इलेक्ट्रॉन कॉरस्पॉन्डिंग करंट यहां पर रिकॉर्ड होगा। लेकिन जब आप यहां पर इसे पॉजिटिव कर दोगे तो वो 700 तो पहुंच ही पाएंगे, वो 700 तो पहुंच ही पाएंगे, लेकिन जो कौन से रह गए 300, जो पहले भाई ऐसे बेचारे दुख पा के टक्कर मार के रुक जाया करते हैं, नींद आ रही आपको, फिर जुकाम रखा है तो क्या होगा, तो 300 पहले रुक जाया करते, अब उनको भी तो अपनी तरफ खींचेगा, तो उनको भी क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ सारा मिलेगा कि हम भी पहुंच जाएंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मैंने थोड़ी वोल्टेज लगाई तो मानो उन 300 में से 100 पहुंच गए, तो कितने पहुंचने लग गए, 800। तो इसीलिए क्या हुआ, करंट बढ़ गया ना। तो मैंने इसको जब मोर एंड मोर पॉजिटिव किया तो जितनी ये प्लेट क्या होगी, स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव, उतना ये जो टूटे फटे इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो आराम आराम से आ रहे इलेक्ट्रॉन भाई, उनको भी खींच के अपनी तरफ वो अपने तक पहुंचा देगी, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है उनको भी खींच के अपनी तरफ पहुंचा लेगी भाई, तो वो भी करंट में, नहीं समझे बात। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए मान लिया बिना इसको पॉजिटिव प्लेट बनाए इलेक्ट्रॉन 1000 निकलते हैं यहां से पर सेकंड, पहुंच पाते 700, तो करंट कम होएगा ना। लेकिन जब इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो थोड़े एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी यहां तक पहुंचने लग जाएंगे, है ना। लेकिन इसको पॉजिटिव करते करते अगर आप इसको बहुत ज्यादा क्या कर दोगे,
पॉजिटिव। तो ये नहीं है कि करंट बढ़ता जाएगा, क्यों? अगर यहां से 1000 निकल रहे हैं और आपने प्लेट इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है पॉजिटिव कि वो 700 तो पहुंच ही पा रहे हैं, जो 300 थे ना वो 300 की 300 पहुंचने लगे। वो सबसे कमजोर इलेक्ट्रॉन भी कहां तक पहुंच पा रहा है? मान लो इस वोल्टेज पे सबसे कमजोर पहुंच पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं? 1000 पर सेकंड। पहुंच कितने पा रहे हैं? 1000। तो इसलिए करंट क्या हो गया? कांस्टेंट। करंट क्या हो गया? इसीलिए फर्दर वोल्टेज बढ़ाने पर, फर्दर इसको पॉजिटिव करने पर कलेक्टर प्लेट को, फर्दर करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों भाई? अरे जितने निकल पाए सारे मरे मरे के 2 लात और मारे तो और फालतू नहीं मर जाएगा। मरे मरे के 2 लात मारे थे, अरे जब 1000 निकल रहे हैं पर सेकंड, 1000 के 1000 पहुंच पा रहे हैं, तो और क्या करोगे? और लूटोगे इसको भाई। अब करंट नहीं बढ़ सकता ना, अब समझे? तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सैचुरेशन करंट बोलते हैं इस चीज को। इजंट इट? ठीक है। अब उनके दिमाग में आया कि क्या करूं मैं, अगर मैं इस प्लेट को क्या कर दूं? नेगेटिव। क्या कर दूं भाई? तो उन्होंने क्या किया? अब इसे क्या कर दिया? प्लेट को नेगेटिव। तो आपके अकॉर्डिंग इस वैल्यू से करंट घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए? अब कलेक्टर प्लेट क्या कर दो? नेगेटिव पोटेंशियल पे है। किस पे? इस साइड क्या है? इस यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? कलेक्टर प्लेट 0 पोटेंशियल पे। यहां क्या है? कलेक्टर प्लेट। और यहां क्या है? कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पे। तो नेगेटिव कर दो, तो करंट घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए? क्यों भाई? क्योंकि बिना इसको नेगेटिव किए इस तक मान लिया 1000 निकलते हैं पर सेकंड, 700 पहुंच पा रहे थे, लेकिन इसे नेगेटिव कर दिया तो वो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके अपने में आने से रोकेगी ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नहीं आपको समझ में? जो जस्ट पहुंच ही पा रहे थे उसको रोक देगी ना भाई, तो थोड़ा करंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा और घट जाएगा। तो इसको आप मोर एंड मोर क्या करो? नेगेटिव करो, मोर एंड मोर नेगेटिव करो। तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि इन 1000 में से जो सबसे हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कौन सा? जो सबसे बिल्कुल कहता मैं तो पहुंचूंगा पक्का, जो ऐसे कैसे निकला है इस प्लेट से, बिल्कुल दूर रफ्तार से भाग रहा है उस साइड कि मुझे तो कहां तक पहुंचना है? कलेक्टर प्लेट तक। जो सबसे हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है ना, उसको भी रोक देगी ये। नहीं समझे बात भाई? वही रुक जाएगा। तो उस टाइम पे यहां करंट क्या होना चाहिए? 0। क्यों भाई? जब सबसे हाई एनर्जी वाला रुक गया, इसका मतलब बाकी तो रुके पड़े हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि क्लास में सबसे इंटेलिजेंट जो है वो फेल हो रखा है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मान लोगे? कि पूरे फेल हो भाई। नहीं आपको? तो इस कलेक्टर प्लेट को आप तब तक मोर एंड मोर नेगेटिव करते रहो जब तक के पोटेंशियल, जब तक करंट 0 ना हो जाए। तो करंट 0 है ना, यहाँ पर देखो ये करंट है वर्टिकल, तो करंट क्या हो गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से निकल रहे हैं 1000 पर सेकंड और यहां पहुंच कितने रहे हैं? 0 पर सेकंड। क्यों? उन 1000 में से जो सबसे हाई एनर्जी का था वही रोक दिया मैंने। तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इस पोटेंशियल पे, तो कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव कर दो, तो कलेक्टर प्लेट के जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट 0 हो जाए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। उसका मतलब क्या है? कलेक्टर प्लेट इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि वो इस प्लेट से आने वाले इलेक्ट्रॉन में से जो सबसे हाई एनर्जी वाला था उसी को रोक दिया, तो बाकी तो रुकाए हैं। तो करंट क्या हो जाएगा? फिर इसमें करंट नहीं फोक लेगा ना, तो 0 आ गया। तो ये पोटेंशियल किसको शो कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। नहीं बात आपको पहले पढ़ रही? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई, तो ये है भैया आपका एक्सपेरिमेंट। आसान है कि मुश्किल है? गुड। तो मेरे ख्याल से आपको भाई फोटो करंट का आपको पता लग गया। हाँ बताओ भाई, नहीं आपको ये? अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसके, अब लेनार्ड ने इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे। तो देखो हमारी बात तो यही ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशन आए थे, और क्लासिकल मैकेनिक्स उनको फेल करने में, सॉरी एक्सप्लेन करने में कैसे फेल होती है, और क्वांटम थ्योरी में कैसे एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। ओके ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो ये था, बताओ भाई बताओ, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि पता है फोटो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कब निकलते हैं? पहला ये था, मतलब यहां पर, अरे भाई हमको पता सिर्फ करंट यहां पर कब मिलता है?
अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू मान लो, क्या मान लो, न्यू, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ तब निकलते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन ये, इलेक्ट्रॉन सिर्फ तब निकलते हैं जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक खास वैल्यू से ज्यादा है, न्यू नॉट, मतलब कि इससे अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ये अलग अलग मेटल प्लेट की अलग अलग होती है, क्या होती है, मान लिया जिंक मेटल है, क्या ये, मान लिया प्लेट किसकी है, जिंक की, तो इसके ऊपर जब तक मैं एक खास फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालूंगा ना तब तक इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा हो तो भी निकल जाएगा और कम हुआ तो नहीं निकलेगा। कम से कम आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए ही चाहिएगी। तो हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ओनली व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ग्रेटर देन ए मिनिमम सर्टेन मिनिमम वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नहीं, आप कुछ नहीं है, एक हर एक दुकानदार की भी एक वही एक कीमत होती है सामान बेचने की, वो कहता ना भाई इससे कम में नहीं दूंगा, वो बिल्कुल थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है उसकी, है ना भाई, कि 500 से कम में शर्ट नहीं मिलेगी भाई, लेने हो ले लो, ऐसे नहीं बोलता भाई वो, इसका मतलब वो क्या उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी वो शर्ट सिर्फ क्या बिकेगी 500 से ज्यादा, 500 से कम पे बिकेगी। आगे आपको एक ऑब्जर्वेशन तो ये था। दूसरा ऑब्जर्वेशन पता क्या था, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि रेडिएशन के पड़ने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई डिले नहीं है, इंटरवल नहीं है कभी भी, मतलब यहां लाइट पड़ी और यहां से इलेक्ट्रॉन निकला इमीडिएट, उनमें कोई डिले नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाइट पड़ी 3 मिनट वेट किया इलेक्ट्रॉन निकला ना, लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन निकला। हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, तो लाइट गिरते निकलेंगे, उनमें कोई डिले नहीं था। ये क्या था आपका, तो हम क्या बोलेंगे, एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब भाई इमीडिएट। आगे आपको ये तीसरा ऑब्जर्वेशन पता क्या था हमारे पास, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा, कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है। तीसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि ये बताओ क्या हमारे पास, ये क्या है जीरो वोल्टेज, ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव वोल्टेज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा बढ़ा के देखी। क्या उन्होंने ये जो रेडिएशन थी ना, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के देखी, मतलब तीनों फ्रीक्वेंसी हैं, न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3, न्यू 1 न्यू 2 और न्यू 3। न्यू 3 ज्यादा है न्यू 1 से, न्यू 2 सर न्यू 1 ज्यादा है न्यू 1 से, 3 फ्रीक्वेंसी हैं, लेकिन तीनों ज्यादा है किससे, थ्रेशोल्ड से। अगर तीनों फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो ये तीनों रेडिएशन क्या शो करेंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी ना, तीनों इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, पक्की बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले, और इनकी इंटेंसिटी क्या रखी बराबर, इंटेंसिटी क्या रखी, मतलब फर्ज करो ये वॉयलेट लाइट हो, ये ग्रीन और ये रेड, तो फ्रीक्वेंसी क्या अलग अलग, लेकिन ब्राइटनेस क्या तीनों लाइट के बराबर, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है बराबर। तो उन्होंने 3 रेडिएशन ली बराबर इंटेंसिटी की लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की, ज्यादा वाली कम वाली सबसे कम वाली, और इनको डाला इन्होंने इसके ऊपर। ठीक है बात। तो पहले उन्होंने देखा न्यू 1, क्या देखा उन्होंने न्यू 1 डाला, तो न्यू 1 का पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ कैसा आया, बताओ, इंटेंसिटी बराबर है उसका, बेटा करो ऐसा आया फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, मतलब ये न्यू 1 फ्रीक्वेंसी साथ है, न्यू 1 के साथ है ये, मतलब इस पोटेंशियल पे का मतलब क्या है कि ये क्या इसका, तो ये जो पोटेंशियल होगा इसको बोलो V1, क्या बोलूंगा, न्यू 1 फ्रीक्वेंसी डालने पर जब इलेक्ट्रॉन निकले तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, मोस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितनी पोटेंशियल लगानी पड़ी है, V1 पोटेंशियल, क्या लगानी पड़ी है, V1 पोटेंशियल। ठीक है बेटा, थोड़ा फोकस रखो, ठीक है बात। अब बताओ फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर न्यू 1 हटा दी और यहां पर कौन सी डाली, मतलब पहले मान लिया कौन सी डाली उन्होंने, पहले डाली मान लिया न्यू 1 फ्रीक्वेंसी कम थी ना, मान लिया पहले कौन सी, रेड फ्रीक्वेंसी, कौन सी है, अरे भाई रेड की फ्रीक्वेंसी डाली, फिर कौन सी डाल दी, ग्रीन लाइट, ग्रीन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती होगी ना। तो उन्होंने ये पाया, इंटेंसिटी बराबर रखो, तो उन्होंने ये पाया कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर, अच्छा सैचुरेशन करंट का मतलब क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आप ये बताओ,
अगर यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं पर सेकंड और 1000 यहां पर एंट्री करें, नहीं समझे बात? तो जो करंट होता है वो किसको शो करता है? नंबर ऑफ फोटो। जितने फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना करंट क्या होगा? सैचुरेशन करंट बोलते हैं उसको, उतना क्या होगा? वो ज्यादा होगा ना। तो क्या पाया भाई? ऐसा कर्व आया दूसरी बारी। कैसा कर्व आया भाई? ये न्यूटन का है। तुमने क्या पाया बताओ? न्यूटन का क्या पाया? न्यूटन का V2। मतलब जब मैंने इंसिडेंट रेडिएशन की मैंने क्या बढ़ा दी? जब मैंने इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो अब स्टॉपिंग तो इंटेंसिटी बराबर है। तो मैक्सिमम करंट क्या दोनों का? मैक्सिमम करंट दोनों सेम है ना। तो मैंने एक बात देखी भाई, अगर इंटेंसिटी सेम रहती है तो करंट के ऊपर असर मतलब नहीं आपको समझ में? बोलो भाई। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रही है क्या? नहीं, पहले तो फ्रीक्वेंसी और ये आया मेरे पास तीसरे का कर्व, मेरे पास ये आया। मतलब न्यू 3 फ्रीक्वेंसी डालने पर कितना पोटेंशियल लगाना पड़ रहा है? V3। इसका मतलब ये है आपने यहां पर रेड लाइट डाली, करंट जीरो करने के लिए वोल्टेज लगाई ना, वो नोट कर ली। ग्रीन लाइट डाली, करंट जीरो करने के लिए वोल्टेज लगाई, नोट कर लिया वोल्टेज। और लेकिन क्या पाया? जब ब्लू लाइट डालते हैं ना, क्या मैं समझाने बात करूं मैं, तब करंट को जीरो करने के सबसे ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है। समझे बात? लेकिन क्या मान लो अभी अब यहां से कई बातें आपको समझनी पड़ेंगी। बताओ, पहला रिजल्ट तो क्या है? फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज की तीनों की, इंटेंसिटी मैंने चेंज नहीं की ना। तो आप मुझे ये बताओगे कि मैक्सिमम करंट तीनों केस में क्या है? सेम। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम करंट तीनों केस सेम आया है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड इतने इसने एमिट करवाए हैं, क्योंकि भाई जितने सैचुरेशन करंट क्या होता है? जब जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकले उतने यहां पर एंट्री कर जाए, नहीं आपको? तो हम क्या बोलेंगे? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर सैचुरेशन करंट पे असर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? सैचुरेशन करंट तीनों केस में क्या है? सेम है। इसका मतलब क्या? तीनों केस में बराबर नंबर ऑफ क्या निकल रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आपको? मतलब न्यू1 ने क्या निकाले? 1000 फोटोन पर सेकंड। न्यू2 ने भी क्या निकाले? और इसमें क्या निकाले? 1000 फोटोन पर सेकंड, नहीं आपको? तुम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इसको मैं तो बोलता हूं NE। मैं क्या बोलता हूं इसको? NE मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ। ये इंडिपेंडेंट नहीं है किसके? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या है? इंडिपेंडेंट। मतलब अगर सैचुरेशन करंट पे असर नहीं पड़ा, इसका मतलब क्या है? कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से न्यू1 लाइट के साथ कर्व, न्यू2 लाइट का फोटो करंट, न्यू3 लाइट का फोटो करंट का कर्व, लेकिन सैचुरेशन तीनों के सेम है ना। तुम क्या बोलेंगे? बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या नहीं बदलता? तुम कहेंगे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। मतलब फ्रीक्वेंसी घटाओ या, यानी अगर मेरे पास 4 रेडिएशन है, चारों इलेक्ट्रॉन का एमिट करवा सकती, मान लिया उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है लेकिन उनकी इंटेंसिटी क्या है? सेम है। तो जितना करंट पहली बनाएगी उतना ही करंट दूसरी, उतना ही तीसरी, उतना ही चौथी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड न्यू1 निकलवाएगी उतनी न्यू2, उतनी न्यू3। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, नहीं आपको? अब देखो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड क्या कर रहा है? ठीक है। न्यू1 फ्रीक्वेंसी डालने पर जो इलेक्ट्रॉन आपने रोका है उसके लिए कितना पोटेंशियल लगा है? V1। न्यू2 फ्रीक्वेंसी डालने पर इलेक्ट्रॉन जो निकला है मैक्सिमम एनर्जी वाला, तो ध्यान रखियो करंट को जीरो करने के लिए, क्योंकि यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नहीं समझे बात? तो करंट को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो सबसे हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि वो रुक गया तो सारे रुक गए, करंट जीरो हो जाएगा अपने आप, नहीं आपको? तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए न्यू1 में क्या लगा है? कम पोटेंशियल। न्यू2 में क्या लगा है? ज्यादा पोटेंशियल। और न्यू3 में क्या लगा है? इसका मतलब क्या हुआ?
कि जब ν1 डाली, जब क्या डाली मैंने इसके ऊपर ν1 डाली, तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कम ताकत के साथ निकल रहा था, तो उसको रोकने में ताकत भी क्या लगी है, कम लगी है, नहीं आपको। और ν2 के इलेक्ट्रॉन को रोकने में ज्यादा पोटेंशियल लगता है। ν2 लाइट डालने पर जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब ज्यादा पोटेंशियल लगता क्या? आप ये बताओ, एक तो भाई आए, मतलब ν1 का मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस रफ्तार से, ν2 वाला आ रहा है इस रफ्तार से, ν3 का हाई एनर्जी वाला आ रहा है बहुत फास्ट, तो इस प्लेट को मैक्सिमम नेगेटिव को करना पड़ेगा ν3 केस में। क्यों? तो सिंपल सी बात है, क्योंकि किसी तेज चीज को रोकने में ज्यादा एफर्ट लगता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी है? आप ये बताओ, एक स्लो इलेक्ट्रॉन को रोकने में ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा कि फास्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने में ज्यादा नेगेटिव करना पड़ेगा? फास्ट। आपकी तरफ 3 साइकिल आ रही है, एक साइकिल आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर से, दूसरी आ रही है 20 किलोमीटर पर आवर से, तीसरी आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर से, तो ज्यादा एफर्ट किसमें लगेगा रोकने में? क्यों? तो जब आपका एफर्ट ज्यादा लग रहा है किसी चीज को रोकने में, इसका मतलब उस चीज में सबसे ज्यादा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इस बात से आप एग्री करते हो? तो अगर ν1 के मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकने में कम पोटेंशियल लगता है, ν3 रेडिएशन के फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने में ज्यादा पोटेंशियल लगता है, और ν2 वाले की ज्यादा, और ν3 डालने पर सबसे ज्यादा नेगेटिव करना पड़ता है। जब मैं यहां पर क्या डालूंगा ν3, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव करना पड़ रहा है प्लेट को। इसका मतलब क्या है? होना हो ν3 डालने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, वो जबरदस्त एनर्जी का है, नहीं आपको? यानी कि हम क्या कहेंगे, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी, यानी फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? ν3 के साथ। क्या? और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv², नहीं आपको? अरे भाई, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन को रोकने में इसको मोस्ट नेगेटिव करना पड़ेगा क्या? और मोस्ट नेगेटिव कब करना पड़ा मुझे करंट रोकने के लिए? ν3 केस में V3 सबसे हाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होना हो ν1 डालने पर जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, वो कम एनर्जी के होते हैं, ν2 डालने पर ज्यादा एनर्जी निकलते हैं, और ν3 डालने पर और भी ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तभी तो उनको रोकने में ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ता है, मोर नेगेटिव करना पड़ता है, नहीं आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहे हैं, ν1 का स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, ν2 का ज्यादा, ν3 क्या है? और ज्यादा। इसका मतलब होना हो ν3 से सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सॉरी, यानी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं कर रहे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पक्का डिपेंड कर रही। किसी बताओ भाई, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही? पक्का फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नहीं आपको? तुम क्या कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कौन करता है? क्योंकि सैचुरेशन करंट सेम रहा है। हमने बदली क्या फ्रीक्वेंसी? क्या फ्रीक्वेंसी बदलने से सैचुरेशन करंट बदला? नहीं। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर डिपेंड नहीं करता फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदलने पर क्या बदला? स्टॉपिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या हो रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये बेटा हमारा तीसरा रिजल्ट, नहीं आपको? यहां पर मैंने क्या बदल के देखा था? फ्रीक्वेंसी। मैंने फ्रीक्वेंसी बदल के और इस कर्व से समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी बदलोगे तो क्या पता लगेगा फ्रीक्वेंसी पे कौन कौन डिपेंड करता है? कौन डिपेंड करता है? मैंने सिर्फ। इसका मतलब क्या पता लगा मुझे? मैं जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मारूंगा इसके ऊपर, उतना ज्यादा स्पीडी इलेक्ट्रॉन निकलता है। नहीं समझा बात? जितनी लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन मारूंगा, हाँ, थ्रेशोल्ड से ऊपर होनी चाहिए, उतना क्या होगा? स्लो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जैसे राहुल द्रविड़ शॉट लगाता है आराम से, वीरेंद्र सहवाग शॉट लगाता है। अरे भाई, मैं पहले कभी देखा करता क्रिकेट, तो मुझे वैसे एग्जांपल याद है। नहीं है आपको? नहीं आपको समझ में? ठीक है, तो भाई ऐसे हमको पता
लग गया। ये बेटा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको बहुत ध्यान से आपने समझना है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाई, उन्होंने इंटेंसिटी बदली। अब उन्होंने क्या बदली, इसकी इंटेंसिटी बदली। इंटेंसिटी कैसे बदली, अब उन्होंने फ्रीक्वेंसी रखी सेम, फ्रीक्वेंसी क्या रखो सेम, न्यू फ्रीक्वेंसी रखी, लेकिन एक बारी क्या रखी, मान लिया ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल पा रही है, ब्लू लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल पा रही है, लेकिन एक बारी क्या ली लाइट ब्लू, एक बारी क्या ली डल ब्लू, एक बारी ठीक ठाक ब्लू, एक बारी ब्राइट ब्लू। नहीं समझे बात, मतलब इंटेंस लाइट कम इंटेंसिटी की नहीं आपको समझ। तो उन्होंने क्या पाया, अब आपको ये समझना है, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या किया, इंटेंसिटी बदली है। क्या बदली है, इंटेंसिटी। कौन कौन सी, फ्रीक्वेंसी रखो न्यू और इंटेंसिटी का रखो, एक बारी I1, एक बारी I2, एक बारी I3, और I3 क्या सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने उनको ऐसा कर्व मिला, ऐसा कर्व। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, बोलो भाई V स्टॉपिंग पोटेंशियल। I1 के लिए क्या, I1 के लिए क्या है V1 मान लो, नहीं आपको। तो ये तो क्या है, जब मैंने I1 इंटेंसिटी ली है तो मैंने क्या पाया भाई, बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 है, नहीं आपको। तो ये तो क्या बता, ये तो क्या बता रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकले पर सेकंड, और ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, नहीं आपको। फिर उन्होंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी, तो कर्व ऐसा आया, फ्रीक्वेंसी में रखी, और एक बार ऐसा आया, ये I2 का और ये I3 का है। तो उन्होंने क्या पाया कि फ्रीक्वेंसी उन्होंने नहीं बदलाई ना, सिर्फ क्या बदली, इंटेंसिटी बदली है। तो चौथा पॉइंट क्या है, तो इंटेंसिटी बदलने पर क्या बदलता और क्या नहीं बदलता, बताओ। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ रहा है क्या, बेटा जो मैक्सिमम करंट है वो कर, मतलब डल ब्लू में कम करंट आया, नॉर्मल ब्लू में और ब्राइट ब्लू में। इसका मतलब क्या है, होना हो ब्राइट ब्लू यहां पर सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलवा रही है, तभी तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और मोर करंट दे रहे हैं, नहीं आपको सुन। यानी क्या पाया भाई, अगर मैं इंसिडेंट लाइट क्या बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी, तो क्या बदलता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नहीं बढ़ते क्या। अगर फोटो करंट बढ़ता है, करंट बढ़ रहा है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो करंट बढ़ नहीं रहा है क्या, I1 इंटेंसिटी पे, करंट I2 पे, I3 पे है, तो इंटेंसिटी बढ़े, करंट बढ़ा, मतलब क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मोर एमिटेड होंगे, नहीं आपको। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या तीनों का सेम। इसका मतलब क्या है कि ब्राइट ब्लू का इलेक्ट्रॉन भी उसी एनर्जी का है जैसा डल ब्लू का है, जैसा नॉर्मल ब्लू का। नहीं समझे बात भाई, इन तीनों लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग है ना, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया। इसका मतलब क्या है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या नहीं बदलती, क्या नहीं बढ़ती, एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती भाई, तीनों बारी एक से एनर्जी लग रोकने में। यानी ब्राइट ब्लू के इलेक्ट्रॉन को रोकने में उतना ही एफर्ट लगता है, उतना नेगेटिव पोटेंशियल लगता है। यानी कि ब्राइट ब्लू का इलेक्ट्रॉन भी क्या है, उतना ही फास्ट आ रहा था जितना इलेक्ट्रॉन कौन आ रहा था, डल ब्लू डालने पर, जितना फास्ट कौन आ रहा था, नॉर्मल ब्लू डालने पर, नहीं है आपको। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उस पर असर नहीं पड़ता। हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये है भाई 4 रिजल्ट्स। पहला क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कब एमिट हुए, जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी एक खास वैल्यू से ज्यादा है। दूसरा क्या आया, इंस्टेंट एमिशन क्या है, इंस्टेंटेनियस, कोई डिले नहीं, लाइट पड़ी इलेक्ट्रॉन निकला, दैट्स इट। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या आया कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड नहीं करते, फ्रीक्वेंसी बदलने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज होते। हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मोर एनर्जी वाला। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या निकलता है, फास्टर इलेक्ट्रॉन, हाई पे क्या निकलेगा, फास्टर इलेक्ट्रॉन, और लो फ्रीक्वेंसी के बताओ क्या निकलेगा, स्लोअर इलेक्ट्रॉन। क्या निकलेगा, स्लो इलेक्ट्रॉन, नहीं है आपको। और नहीं आपको सुनिए, और इंटेंसिटी पे क्या बढ़ रहा है, इंटेंसिटी पे क्या बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ रहा है,
इसका मतलब क्या बढ़ता है, करंट बढ़ रहा है, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है, मतलब क्या है, एक से स्पीड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इंटेंसिटी बदलने पर नहीं आपको आगे आपको। तो ये चार क्या है, ऑब्जर्वेशन। अब इन चार ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन, ये भाई बड़ी तामझाम की चीज थी, इसको फिर भाई साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कैसा हुआ, कैसे आप कहोगे ऐसे कैसे, आप कहोगे इसको ऐसे कैसे, भाई ऐसी क्या दिक्कत आ गई, समझ में आ रहा है आपको ये, पक्का आपकी बुक्स में बड़ा सिंपल सा लिखा होता है, ओके ठीक है, लेकिन आपको पलट पड़ा होगा सारा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी का क्या आइडिया था, कि रिजल्ट कैसे आने चाहिए थे। अब क्या कहूं मैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम देखेंगे क्लासिकल थ्योरी की क्या एक्सपेक्टेशन थी, कि रिजल्ट कैसा आना चाहिए था। ये तो है एक्सपेरिमेंटल है। तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है, वो क्या बोलती है कि रेडिएशन क्या होती है, वेव होती है। रेडिएशन क्या होती है, वेव क्या होती है, सारी की सारी कॉन्टिन्यूअस। नहीं समझे बात। तो क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि अगर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कंटिन्यूअस, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता ना, रस्सी में कभी लहर बनाओ ब्रेक नहीं बने कभी। तो एनर्जी का एमिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस, एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो इस बात से सब एग्री करते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला कैसे है, एनर्जी लेके निकला होगा, एनर्जी। तो फर्ज करो कि ये एक मेटल प्लेट है, ये क्या एक मेटल प्लेट है, ठीक है बात। तो भाई अगर ये एक मेटल प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रॉन, ये मानो जब इसको एनर्जी कितनी मिलेगी, 50 एनर्जी, तो ये यहां से जंप कर जाएगा, क्या करेगा, जंप कर जाएगा, ठीक है बात। तो ये तो क्या बोलेगी ये थ्योरी तो। अच्छा एक बात और, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एमिशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर। एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी मोर इंटेंसिटी मोर एनर्जी, और कम इंटेंसिटी, यानी जब तक आप रेडिएशन क्या नहीं बदलोगे इंटेंसिटी, उसकी एनर्जी। क्लासिकल थ्योरी क्या मानती है कि मोर इंटेंस रेडिएशन क्या होती है, मोर एनर्जी की, और लेस इंटेंस क्या होती है, लेस एनर्जी की। बात आपको पहले पड़ी, तुम्हें क्या बता था आपको, बताओ। इंटेंसिटी मान लिया 50 एनर्जी लेके निकलेगा, ओके। तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि रेडिएशन की एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर। तो आप मुझे बताओ, अगर ये मेरे पास एक मेटल प्लेट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं समझे बात, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके, ओके। अब इस पे मैंने मारी फ्रीक्वेंसी ν1, इस पे मारी ν2, इस पे मारी ν3, लेकिन तीनों की इंटेंसिटी क्या है, बराबर। इंटेंसिटी बराबर है लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसे ज्यादा, ν3 की है, ओके। तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तीनों की फ्रीक्वेंसी बेशक अलग हो, तीनों की इंटेंसिटी क्या है, मान ले भाई ये लाइट अलग अलग वेवलेंथ की है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट है, लेकिन क्योंकि इनकी ब्राइटनेस बराबर है तो इनकी इंटेंसिटी बराबर ना। तो क्लासिकल थ्योरी क्या मानेगी कि तीनों रेडिएशन में क्या होगी, बराबर एनर्जी। तीनों रेडिएशन में क्या होनी चाहिए, बराबर एनर्जी होनी चाहिए ना, इजंट इट। तो अगर एक निकाल पाए तो तीनों को निकालना चाहिए, अगर एक निकाल पाएगी तो तीनों को निकालना चाहिए ना, क्यों, क्यों उसके अकॉर्डिंग क्या तीनों में, वो तो कहेगी तीनों बराबर एनर्जी है। तो अगर एक निकाल पाए तीनों को निकालना चाहिए, लेकिन ये पाया ν3 ने निकाल दिया इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट, ν2 ने निकाल दिया, ν ने निकाला ν1 ने। अजीब बात नहीं है बेटा, ये तो बात है, मतलब एक्सपेरिमेंट तो यह हुआ। लेकिन क्लासिकल थ्योरी प्रेडिक्शन क्या थी, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि एनर्जी, रेडिएशन की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर। तो अगर मैं 3 रेडिएशन इस्तेमाल करूं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी, तो उसके अकॉर्डिंग तीनों में क्या होगी, सेम एनर्जी होगी। तो अगर एक निकाल पाए तीनों को निकालना चाहिए ना,
लेकिन 2 ने निकाला, इसने नहीं निकाला। तो यहां से क्या सेंस आती है कि रेडिएशन की एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ना करती। लिमिटेशन नहीं इसकी है। तो क्लासिकल थ्योरी की प्रेडिक्शन क्या थी कि तीनों को निकालना चाहिए, तीनों ने नहीं निकाला। इसका मतलब क्या होगी ना गलत। दूसरा, निकालना इसको भी चाहिए था, निकालना तो इसको भी चाहिए था। और ये नहीं, अगर मैं I/100 इंटेंसिटी कर देता, पहली बात तो क्या बोलेगा, अगर इन तीनों की इंटेंसिटी बराबर है तो इनकी फ्रीक्वेंसी से कुछ भी होता है उसको क्लासिकल थ्योरी को मतलब ही नहीं होता कि उसकी फ्रीक्वेंसी है क्या। वो तो मानती एनर्जी किसका फंक्शन होती है, इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी बढ़ेगी एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी घटेगी एनर्जी घटेगी। तो मोर इंटेंसिटी, सॉरी इंटेंसिटी बराबर तीनों की, तो तीनों क्या देंगे, बराबर एनर्जी देंगी। तो इसको निकाल, अगर इसने निकाल दिया तो इसको भी निकालना चाहिए, इसको भी निकालना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या पाया, इसने निकाला, इसने निकाला, इसने निकाला, मतलब कुछ तो बात है नहीं आपको। दूसरा, वो तो ये कहेगी कि ν1 विद आई इंटेंसिटी को निकालना चाहिए, ν1 विद, और ν1 विद I/100 को भी निकालना चाहिए, I/100। आपको ऐसे कैसे, मतलब फ्रीक्वेंसी में ν1 रखूं, लेकिन इसी फ्रीक्वेंसी की मैं क्या कर दूं, इंटेंस 100 गुना कम कर दूं। आपको ऐसे कैसे, आपको अब तो एनर्जी कम होगी, अब तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। लेकिन आप मुझे बताओ, ये थ्योरी बोलती क्या है कि एनर्जी कम हुई है, लेकिन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस। कैसा होता है, कंटिन्यूअस। तो अगर मैं अगर मान लिया I इंटेंसिटी की रेडिएशन, आप ये बताओ, एक ट्यूबवेल एक बकेट को 1 मिनट में भर देगा, तो कोई टैप होगी, उसको चलाए रखो, कभी ना कभी तो भर जाएगी बाल्टी, क्योंकि पानी कैसे आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली। नहीं आपको समझ में। तो जैसे बकेट भर जाएगी, जैसे ट्यूबवेल से बकेट क्या होती है, जल्दी भर जाएगी, और टैप से बकेट लेट भरेगी। लेकिन क्योंकि पानी की सप्लाई क्या कॉन्टिन्यूस, तो आज नहीं तो कल भरी जाएगी। तो सिमिलरली अगर मैं इंटेंसिटी कम कर दूंगा तब भी इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही चाहिए, सिर्फ टाइम क्या होना चाहिए ज्यादा। अगर मान लिया I इंटेंसिटी वाली 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन को भर देती है एनर्जी से, तो I/100 वाली क्या करेगी, 100 सेकंड तक डालते रहो, कभी ना कभी तो वो भी एनर्जी को भर देगी इलेक्ट्रॉन को। किसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 50, क्या हो जाएगी, और वो निकल जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि ऑल रेडिएशन, तो क्लासिकल थ्योरी की एक्सपेक्टेशन क्या थी, ऑल रेडिएशंस शुड बी कैपेबल ऑफ एमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या, ऑल रेडिएशंस शुड बी एबल टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद एनी मेटल। क्यों भाई, सिंपल सी बात है। लो इंटेंसिटी वाली क्या करो, कम समय के लिए ज्यादा समय डाल दो। हाई इंटेंसिटी वाली क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी से जल्दी भर देंगी, और लो वाली लेकिन डालते रहो उसके ऊपर, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये पाया गया कि इस I/100 को, क्या, इसको चाहे मैं 10 साल तक इसके ऊपर डालता रहूं तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। बेटा ये तो भाई कमी है। इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि I/100 इंटेंसिटी को, ये तो कह रही थी भाई कि एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे। अगर 3 रेडिएशन है, तीनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इंटेंसिटी क्या है, बराबर है, तो इसने निकाला तो इसको भी निकालना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने नहीं निकाला। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती, यानी क्लासिकल थ्योरी की बात क्या है, गलत है, इजंट इट। दूसरा, इसका एक्सपेक्टेशन क्या था, ये तो कहती है इसको भी निकालना चाहिए था, और इसको नहीं, ν1 फ्रीक्वेंसी विद I/100 इंटेंसिटी को भी निकालना चाहिए था। सिर्फ क्या करो, ज्यादा समय के लिए डाल दो, कभी न कभी तो इलेक्ट्रॉन को भरी देगी, कभी न कभी तो एनर्जी की बाल्टी भरी जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बाल्टी भर जाएगी, इलेक्ट्रॉन वहां से जब। लेकिन ये पाया गया कि इसने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला ना, एक तो इसको ही निकालना चाहिए था, और मैं इसको चाहे कितनी देर तक डालता हूं इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं निकलता। इससे बात साबित होती है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन, इसकी दोनों बातें गलत होगी। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एमिशन कैसा नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस होता तो ये कुछ समय के बाद पक्का, मैंने पहले बताओ एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ये कहां से प्रूव होता है, एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, कहां से प्रूव होता है, यहां से, क्योंकि इसको भी निकालना चाहिए था,
है ना, अगर ये निकाल पा रही तो। और एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ये कहां से प्रूव होता है? यहां से, क्योंकि इसको तो निकालना चाहिए था, इसको भी निकालना चाहिए था। 100 गुना ज्यादा टाइम के लिए डालने पर, 100 गुना ज्यादा टाइम के डालने, लेकिन ये पाया इसको 100 गुना छोड़ो, आप इसको 1000 गुना ज्यादा समय तक डालते हो तब भी निकला। दोनों बात क्या होगी इसकी? गलत। यानी यहां से हमको एक क्या मिल रहा है? आइडिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताओ? कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन एमिशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस नहीं होता, और एनर्जी रेडिएशन की इंटेंसिटी का फंक्शन नहीं होती। नहीं समझे बात? एक तो इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी बताओ? ऑल रेडिएशंस should be capable of emitting electrons irrespective of their frequencies and irrespective of their intensities. Radiation with high intensity should be capable of ejecting electron immediately in shorter period of time. नहीं समझे बात? And radiation with smaller intensity, lower intensity will fill up, are expected to fill up the electron with energy in longer period of time. नहीं समझे बात? लेकिन निकालना सबको चाहिए इलेक्ट्रॉन तो, नहीं समझे बात? लेकिन होता क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? सिर्फ एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा वाली निकाल पाती है, उससे कम वाली नहीं। ये क्या कह रही है? सबको निकालना चाहिए था, सब पास, सबको निकालना चाहिए था भाई, लेकिन इसकी बात नहीं चलती ना। दूसरा, एक्सपेरिमेंट क्या कहता था? एमिशन कैसा था? इमीडिएट। कैसा था? ये क्या कहती है? कि लो इंटेंसिटी वाली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम में भरेंगी, और हाई इंटेंसिटी वाली, इसका मतलब क्या है? हाई इंटेंसिटी वाली डाले तो इलेक्ट्रॉन क्या निकले? जल्दी, और लो वाली डाले तो टाइम लगना चाहिए। रेडिएशन पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, और हो एनर्जी होगी, अब निकला। तो जैसे जैसे मैं क्या करूं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन घटाऊं, तो डिले क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए ना। अरे बाल्टी को ट्यूबवेल के नीचे भरोगे, कम जल्दी भरनी चाहिए, टैप के नीचे। और एक अगर मान लो बहुत बड़ी पिचकारी है, उसमें आगे एक नीडल लगा रखी है, नीडल हाथ में इंजेक्शन लगाने की, उससे भरोगे तो और भी ज्यादा टाइम लगना चाहिए। लेकिन ये क्या पाया? कि कोई डिले नहीं होता। ये तो कहता है डिले भी होना चाहिए था। तो दूसरा पॉइंट भी क्या इसके एक्सपेक्टेशन से गलत नहीं है आपको? तो 2 पॉइंट क्या हो गए इसके बताओ भाई? गलत हो गए, है ना। अब देखो तीसरा, एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किसका फंक्शन होते हैं? फ्रीक्वेंसी का। और काइनेटिक एनर्जी, एक्सपेरिमेंटल क्या पता लगा? फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सिर्फ क्या बदलता है? बढ़ती है, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते ना। लेकिन ये इसकी एक्सपेक्टेशन उल्टी थी। ये कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी पता क्या एक्सपेक्टेशन है? फ्रीक्वेंसी के पता क्या डिपेंड करना चाहिए? ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर पता क्या बढ़ने चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और काइनेटिक एनर्जी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बारे में ये थी। ये थ्योरी कहती है कि वो होता क्या है? फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे असर नहीं पड़ता, नंबर पे वे फास्टर हो जाते हैं। लेकिन और ये क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो होना क्या चाहिए था? बढ़ने चाहिए थे। अब कैसे बढ़ने चाहिए मैं बताऊंगा आपको। इसके मतलब जो रिजल्ट है ना एक्सपेरिमेंट का, इसकी एक्सपेक्टेशन, इसकी अपेक्षा क्या थी उससे बिल्कुल उल्टी। आपको कैसे मैं काम करता हूं। ये थ्योरी लाइट को क्या मानती है? वेव मानती है, पक्की बात है। ये थ्योरी लाइट को क्या मानती है? वेव मानती है ना, इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो आप एक काम करो, आप एक हाई फ्रीक्वेंसी लो और एक आप लो फ्रीक्वेंसी लो। क्या लो? हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी। अच्छा आप एक टेबल मान लो, आप यहां पर क्या मानो? एक अच्छा इंटेंसिटी क्या रखो? सेम। तो क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है? अब समझे बात। मैंने जो आपका सिलेबस बनाया हुआ है वो बहुत सोच समझ बनाया हुआ कि पहले ये पढ़ाया जाए। एक टेबल है, इस टेबल पे बेटा बूंदी रखी हुई है गुलदाने की। क्या इसमें क्या रखा हुआ है? बूंदी, गुलदाना रखा है उसके ऊपर।
तो ये टेबल तो क्या होगी, मेटल प्लेट, और बूंदी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश, ठीक है बात। अब यहां पर एक रस्सी बांध दो, यहां पर एक रस्सी बांध दो, और आप यहां पर एक रस्सी बांध के, नहीं समझे बात, तो रस्सी को यहां से पकड़ लो और इसमें ऐसे लहर बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ, और फिर ये नहीं जो टेबल की प्लेट है इसको ऊपर नीचे हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते इसको, ये मानो यहां पर मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या बना रहा हूं, वेव। यहां पर मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या बना रहा हूं, वेव बना रहा हूं मैं। नहीं बना रहा क्या, पक्की बात है, ओके। अच्छा, एक वेव तो ये बनी हुई है, एक वेव तो नहीं, आपको एक बार तो मैंने ये वेव बना रखी है। आप फर्ज करो एक बार तो मैंने भाई यहां तो मैंने बना रखी ये वेव रस्सी से, नहीं है आपको, और यहां मैंने बना रखी है ये वेव, नहीं है आपको। दोनों की हाइट बराबर है वेव्स की, तो दोनों की इंटेंसिटी क्या है, सेम, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा, ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ये क्या लो फ्रीक्वेंसी, नहीं है आपको। अब यहां पर ही मानो एक टेबल है जिसपे बूंदी रखी हुई है, क्या रखी हुई है, और एक टेबल यहां है जिसपे बूंदी रखी हुई है, नहीं है आपको। तो अब आप मुझे बताओ दोनों की सेम क्या है इंटेंसिटी, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। तो क्लासिकल थ्योरी की लाइट क्या मानती है, वेव मानती होगी ना। अब धीरे धीरे इन दोनों प्लेट्स को ऊपर शिफ्ट करो, क्या, इन प्लेट को बेटा। तो जैसे ये प्लेट ऊपर आएंगी तो आपको पता हो ना, जैसे इसे कॉन्टेक्ट में आएगी इसके, तो आपको पता हो ना, जो ये किनारे होंगे, ये मान लो ये रस्सी ना, ये थोड़ी ही स्टिकी है। स्टिकी मतलब इसके ऊपर हमने कुछ क्या बोलते हैं, अरे आपको पता है बूंदी में, इसके ऊपर हमने फेविकोल नहीं, मानो बूंदी में घी ज्यादा लग रहा है क्या, तो वही नहीं समझे बात। तो होगा कहीं मानो कि इसको चिपका के ऊपर उछाल देंगी, नहीं होगा ऐसे। आप ऐसे करोगे तो जैसे ये लेयर बूंदी इसके कांटेक्ट में आएंगी तो लेयर उछलेगी नहीं क्या, बूंदी चिपक चिपक के, कहां पर भाई, ऊपर उछलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये बताओ ज्यादा बूंदी कहां उछलनी चाहिए। तो यहां पर मैंने क्या बढ़ाई, मैंने तुम्हें फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी ना, लेकिन इस वेव की हाइट तो बराबर है यहां पर। इसका मतलब क्या है, जितनी स्पीड से ये बूंदी उछलेगी उतनी स्पीड से ये बूंदी उछलनी चाहिए, क्योंकि वेव की हाइट क्या है, सेम हाइट नहीं है वेव की। तो जितनी तब अगर कोई बूंदी इस वेव में कांटेक्ट में आएगी ऊपर उछल जाएगी चिपक के, और ये भी, तो उनके उछलने से उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या होना चाहिए, असर नहीं पड़ना चाहिए। तुम क्या बोलेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी का असर नहीं पड़ेगा ना। लेकिन आप मुझे बताओ यहां पर इस टेबल पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से इस टेबल पे टच पॉइंट क्या बनेंगे, ज्यादा, और इस टेबल पे टच पॉइंट क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो नंबर ऑफ बूंदी ज्यादा कहां उछलनी चाहिए, ऊपर वाले केस में, यानी हाई फ्रीक्वेंसी क्या देनी चाहिए। ऐसे कोई आपको नहीं पढ़ाएगा ये बातें, यानी हाई फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, ज्यादा बूंदी उछलनी चाहिए, यानी हाई फ्रीक्वेंसी से क्या होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर किस पे डिपेंड करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करनी चाहिए। आप खुद यहां पर कह रहे हो जो बूंदी उछलेंगी, आप कहोगे बूंदी यहां पर उछलेंगी बराबर रफ्तार से, क्योंकि वेव में हाइट क्या है, वेव की सेम है, लेकिन ज्यादा बूंदी कहां उछलेंगी यहां पर, है ना, क्योंकि तो सेम बात क्या है, बूंदी की जगह कौन होता है और वेव की जगह, इस रस्सी से कौन होता है, वेव, लाइट, नहीं आपको। इसकी एक्सपेक्टेशन ये थी, नहीं आपको समझ। अब चौथी एक्सपेक्टेशन क्या थी क्लासिकल थ्योरी की, अब बताओ बेटा चौथी एक्सपेक्टेशन क्या थी क्लासिकल थ्योरी की, कि इंटेंसिटी का क्या असर होगा। अब एक काम करो, दो वेव लो, क्या लो, दो वेव लो, लेकिन डिफरेंट इंटेंसिटी की, फ्रीक्वेंसी क्या रखो, सेम रखो फ्रीक्वेंसी, नहीं जितनी वेव यहां है ना उतनी वेव यहां है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रखो सेम। लेकिन ये वेव ऊंची नहीं है क्या, ये वेव क्या है, ऊंची वेव यहां होंगी, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो टच पॉइंट क्या बनेंगे, टच पॉइंट सेम बनेंगे ना टेबल के। तो नंबर ऑफ बूंदी जो उछलेंगी उनका नंबर क्या होना चाहिए, सेम। यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से बताओ भाई नंबर पे असर नहीं पड़ना चाहिए इंटेंसिटी बढ़ाने से, क्योंकि नंबर हमने बढ़ाया है, फ्रीक्वेंसी क्या रखी है, यानी नंबर किसके पे डिपेंड करना चाहिए,
ये तो क्या कह रही थी, ये तो क्या कह रही थी भाई, ये तो कह रही थी नंबर किस पे डिपेंड करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पे। और नहीं आपको समझ में, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या हुआ बताओ, सॉरी फ्रीक्वेंसी क्या रखो, सेम रखो, इंटेंसिटी बढ़ा दो, तो फ्रीक्वेंसी सेम रखी तो टच पॉइंट क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, तो उतनी बूंदियां उछलेंगी, उतनी बूंदियां उछलेंगी। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। लेकिन यहां पर वे ऊंची नहीं क्या, तो जो भी बूंदी यहां पर टच में आई, एक तो ये बूंदी टच में आई और एक ये बूंदी टच में आई इसके, तो ज्यादा रफ्तार से कौन ऊपर उछल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिपेंड करनी चाहिए किस पे, इंटेंसिटी पे। नहीं आपको समझे। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही थी कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सॉरी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, डिपेंड करें फ्रीक्वेंसी पे, और काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए इसके, इंडिपेंडेंट, और इंटेंसिटी पे क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट और काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट। ये सारे के सारे रिजल्ट क्या है, उल्टे नहीं है क्या, ये है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये क्या है क्लासिकल थ्योरी की प्रिडिक्शन। और ये क्या मान के आई है कि लाइट क्या होती है, वेव। तो आप इस बात से एग्री करते हो कि हाँ भाई इस थ्योरी में फॉल्ट है, नहीं है क्या, बताओ। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटम थ्योरी फिर घटनाओं कैसे एक्सप्लेन, कब क्या हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या है मेरे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये मेरे पास क्या है थ्योरेटिकल रिजल्ट्स, क्लासिकल रिजल्ट, लेकिन ये उससे जस्ट उल्टे हैं। अब मैं बोलता हूं क्वांटम थ्योरी क्या कहेगी, अब अगर क्वांटम थ्योरी की एक्सपेक्टेड रिजल्ट इनसे मैच कर दे तुम क्या मानेंगे, अगर क्वांटम थ्योरी के एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो जाए, मैच कर जाए इनसे, तुम क्या मानेंगे कि भाई किसने एक्सप्लेन किया इसको। देखो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं हमारे पास, कोई घटना होती है उसके एक्सपेरिमेंटल मेरे पास क्या रिजल्ट आते हैं, फिर मेरे पास कई थ्योरीज होती हैं जो उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हैं। तो जो थ्योरी सही रिजल्ट देगी, थ्योरेटिकल रिजल्ट, वही ठीक मानी जाएगी ना, हो गया आपको। तो मतलब क्वांटम थ्योरी, तो क्वांटम थ्योरी बोलती है क्या है, वो कहती है कि एनर्जी किसका फंक्शन होती है, एच न्यू का। क्वांटम थ्योरी क्या थी बताओ, मैंने आपको पढ़ाई थी। क्वांटम थ्योरी क्या बोलती थी कि एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। नहीं समझे बात, पक्की बात है। एनर्जी का, और एक पैकेट की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, कितनी होती है, एच न्यू होती है। तो ये तो सिंपल सी बात तो कहेगी भाई कि एनर्जी होती है क्या पैकेट की, एनर्जी क्या किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर जब तक इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी क्या नहीं होगी, प्रॉपर नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों, आप ये बताओ, मान लिया एक टेनिस बॉल रखी हुई है, यहां पर क्या रखी है, टेनिस बॉल रखी हुई है, मैं इसके ऊपर एक बेर मारूंगा तो यहां से मूव नहीं करती, नहीं मूव करती ना। दो बेर मारूंगा तो मैं, अगर एक बेर में जब तक इतनी एनर्जी नहीं होगी, यहां पर एक टेनिस बॉल रखी हुई है, क्या बेटा, अब एक बेर से तो भारी होती होगी, छोटे बेर बिल्कुल महीन बेर नहीं होते, वो झाड़ी बेर होते हैं जो। एक टेनिस बॉल रखी हुई है, मैं इस पे एक बेर मारा, ये नहीं ली, तो अगर मैं वैसा एक और बेर मार दूं, हिल जाएगी यहां से। आप अनंत काल तक बेर मारते रहो एक एक, कभी यहां से नहीं लेगी। अब एक काम करो, एक लोहे का टुकड़ा लो बड़ा, और वो मारते डिग जाएगी यहां से। तो इसका मतलब क्या है कि एक टुकड़े में क्या होनी चाहिए, इतनी एनर्जी कि पार्टिकल को वहां से डिस्प्लेस कर दे, होनी चाहिए ना। तो ये थ्योरी बोलती है क्या है, जब तक इंडिविजुअल पैकेट में क्या नहीं होगी, एनर्जी टू डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन, तब तक बात नहीं बनेगी। और इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, नहीं समझे बात। तो जब तक इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी न्यू नॉट से क्या नहीं होगी, ज्यादा नहीं आपको। अच्छा बताओ, अरे भाई सिंपल सी बात है, इसीलिए क्या होता है, जब तक इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी क्या नहीं होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा ना, नहीं समझे बात। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी ना, तो हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक मिनिमम एनर्जी या पैकेट चाहिएगा ना, पक्का एक पैकेट। इंडिविजुअल पैकेट में एनर्जी होना जरूरी है कि नहीं है, इंडिविजुअल पैकेट में एनर्जी क्या जरूरी है भाई, इजंट इट। तो इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी क्या होती है, एच न्यू होती होगी,
कि नहीं होती होगी? तो अगर एनर्जी हमको मिनिमम चाहिए तो हमको मिनिमम क्या चाहिए? एक फ्रीक्वेंसी भी चाहिएगी। तो क्या प्रूव हो गया? अब समझे कि क्यों एक खास फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पा रहे थे। ये कहेगा भाई क्योंकि जब तक उस खास फ्रीक्वेंसी से अगर फ्रीक्वेंसी नीचे होगी तो इंडिविजुअल पैकेट में इतनी एनर्जी होती ही नहीं कि उसको मूव कर सके भाई। और इसीलिए क्या था, जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, फ्रीक्वेंसी क्या है? ν1, ν3, ν2 और ये क्या थी? ν1। तो मान लिया ν2 ν3 क्या है? ν1 ν0 से ज्यादा है, ν2 क्या थ्रेशोल्ड से ज्यादा, मतलब ν3 के इंडिविजुअल पैकेट में एनर्जी है तो वो निकाल देगा। ν2 के भी है, लेकिन अगर ν1 के इंडिविजुअल पैकेट में एनर्जी नहीं है तो वो एक मार में तब भी ना निकले। अगर एक बेर मारा टेनिस बॉल पे से निकला ना तो जरूर नहीं 2 बेर मारे फिर निकल जाएगा। तीसरा, आप अनंत काल तक बेर मारते रही हो, आ गया आपको ये? तो वो घटना से क्या कर दी? एक्सप्लेन। समझ गए बात? तो बोले क्या कि जब तक इंडिविजुअल पैकेट में एनर्जी नहीं होगी सफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो इंडिविजुअल पैकेट की मिनिमम एनर्जी के लिए एक मिनिमम क्या चाहिएगी? फ्रीक्वेंसी। उसे हम क्या बोलेंगे? न्यू नॉट। यही बात क्या एक्सपेरिमेंट बोलता है। आ गया आपको? दूसरा पॉइंट क्या था? एमिशन क्या था? इमीडिएट। क्या था? अब आप मुझे बताओ, अगर आपके पास, आपने कभी वो खेला है, क्या बोलते हैं, मार्बल से खेला आपने? मार्बल से कंचे, बताओ भाई। तो मान लिया एक कंचा है, वेव का इंटरेक्शन वेव से क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। वेव क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअसली इंटरेक्ट। पार्टिकल नहीं करते भाई। पार्टिकल की एनर्जी हमेशा क्या होती है? एक साथ क्या होती है? ट्रांसफर। क्या होती है? कभी ऐसा देखा है? एक मार्बल रखी है यहां पर, अगर मैंने एक मार्बल से स्ट्राइक किया तो वह कभी ऐसा होता है कि मार्बल मारी इसके ऊपर, वो इसे चिपक गई, फिर 3 मिनट बाद यहां से डिस्प्लेस हो, टकराती क्या होगा? नहीं समझे बात? हमेशा तो एनर्जी ट्रांसफर पार्टिकल्स बीच में क्या होता है? हमेशा इमीडिएट। इसलिए डिले होने का सवाल ही नहीं होता भाई। तो क्या गया? पार्टिकल टकराता पार्टिकल से, तो इंडिविजुअल पार्टिकल में एनर्जी है तो उसको मूव कर देगा, नहीं है तो? और अगर एनर्जी है मूव करने की तो टकराती मूव करेगा, ये नहीं होगा टकरा के। कभी ऐसा हुआ क्या? अगर पार्टिकल की एनर्जी में डिले होता, पार्टिकल्स में इंटरेक्शन के दौरान, पार्टिकल इंटरेक्शन के दौरान डिले होता तो क्या होता पता आपको? आप खेल रहे होते मार्बल से, नहीं, किसी के सर पे आपने, मतलब भाई किसी ने किसी के सर पे एक पत्थर मार दिया, वो पत्थर टकराता, 3 दिन तक उसके सर से चिपका रहता, फिर उसका सर फूटता। ऐसे होता कभी? बात आपको पहले पड़ गई। इमीडिएट ट्रांसफर। तो ये जब लाइट को मानती क्या पार्टिकल, तो यहां पर तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होना ही क्या है? इमीडिएट। तो एमिशन भी क्या होना है? इमीडिएट। डिले का यहां पर सवाल ही नहीं होता। नहीं आपको समझ में? या तो इंडिविजुअल पार्टिकल में एनर्जी है या नहीं है। नहीं है तो उसको कितने समय तक मारते रहो, नहीं निकाल लेगा। नहीं आपको? और है एनर्जी एक में तो मारते निकाल देगा, कोई डिले है नहीं। तो नो डिले को भी इसने क्या कर दिया? एक्सप्लेन। ये कहता है क्या है कि कोई डिले नहीं होना चाहिए, और नहीं होता ना। बताओ। अब तीसरी बात क्या थी? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या बढ़ रही थी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी ना। तो इसको ये कैसे एक्सप्लेन करेगा? इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। आपको ऐसे कैसे? ये ऐसे भाई, आप मुझे बताओ, ये मानो बाउंड्री लाइन से गेंद को बाहर पहुंचाने में एनर्जी चाहिए 100। कितनी चाहिए? 100। अगर अब राहुल द्रविड़ शॉट लगाता है तो बॉल जस्ट, इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। कैसे क्या बोलूंगा? तो अगर कोई बॉल को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने के बराबर शॉट लगाएगा तो जस्ट पार पहुंचेगी। लेकिन वीरेंद्र सहवाग ने शॉट लगा दिया 170 एनर्जी का। कितना? तो 100 तो इस्तेमाल हो जाएगी इसको बाहर पहुंचाने में। लेकिन आप देखा हो ना, जब राहुल द्रविड़ शॉट लगाता है तो जस्ट बॉल बाउंड्री लाइन के पार ही पहुंचती है। लेकिन सहवाग शॉट लगाता है तो अगर वो जमीन पे भी जा रही है ना तो बाउंड्री कूदते ही, और तब भी दर्शक दीर्घ में पहुंच जाएगी और बहुत स्पीड से जाएगी बॉल। ऐसा कैसे हो गया? जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी ना वो बाउंड्री लाइन को पार करने के बाद उसमें किसमें बची रहेगी? काइनेटिक। नहीं आपको सुना है? तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप दोगे वो कहां कन्वर्ट हो जाएगी?
एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंपल सी बात है, इसे ये थ्योरी क्या बोलेगी कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू नॉट, तो मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए एच न्यू नॉट। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एच से। क्या बोलते हैं इसको? एच न्यू नॉट। इसको वो एनर्जी हो जाएगी। क्या क्या हो जाएगी? और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? थ्रेशोल्ड, सॉरी वर्क फंक्शन होता है। नहीं आपको? तो अगर न्यू नॉट मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो मिनिमम एनर्जी क्या होगी? ये 100 को रिप्रेजेंट कर रही है एक तरह से। किसको? लेकिन अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी न्यू है और वो ज्यादा किससे? न्यू नॉट से, तो न्यू नॉट के पैकेट में, तो आप ये बताओ न्यू नॉट के पैकेट में मोर एनर्जी होगी कि न्यू के पैकेट में मोर एनर्जी होगी? न्यू के पैकेट में। क्यों भाई? मोर फ्रीक्वेंसी मोर एनर्जी। तो ये पैकेट क्या है लेस एनर्जी का, ये पैकेट क्या है मोर एनर्जी का, इजंट इट? तुम क्या बोलेंगे अगर न्यू क्या है? तो एच न्यू क्या होगी? एक्चुअल एनर्जी पैकेट की, ये 170 होगी। तो डिफरेंस क्या आएगा? तो जो एक्स्ट्रा डिफरेंस होगा वो किस में कन्वर्ट होता है? काइनेटिक एनर्जी में। क्या आ गया? हाफ mv स्क्वायर, 70 आ गया। नहीं बता आपको पहले पड़ी? तो इसने बोली क्या दिया? इसने बोल दिया भाई कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किसका फंक्शन होगा? बताओ तुम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एनर्जी हमेशा किसमें कन्वर्ट होगी? तो हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड एच न्यू नॉट, और एक्चुअल एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आपको एच एक्चुअल एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो डिफरेंस क्या है मेरे पास? नहीं आपको करेक्ट हो जाएगी ना? तो एच भी कांस्टेंट, न्यू नॉट भी कांस्टेंट, एच भी कांस्टेंट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसका फंक्शन है? फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? घटेगी तो घटेगा। तो बोलती है क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? बढ़नी चाहिए ना। और होता भी क्या था? फ्रीक्वेंसी बढ़ क्या होता? काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी ना? नहीं आपको? और ये क्या बोलती है कि भाई क्या नहीं बढ़ेगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पर क्या होता है? अच्छा बताओ। अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। इसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाते हैं टकराने वाले? क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल पैकेट में कितनी एनर्जी है, और इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि उसमें पर सेकंड कितने फोटोन आ रहे हैं। नहीं आपको सुने? जैसे एक तो मान लिया शॉटगन हो, शॉटगन से पर सेकंड क्या होते हैं? कम पार्टिकल्स निकलते हैं। मशीन गन से पर सेकंड ज्यादा पार्टिकल्स निकलते। तुम क्या बोलेंगे? मोर इंटेंस बुलेट रे। बुलेट, एक तो हम एक सिंपल गन से फायर कर रहे हैं, 1 2 3 4, एक बुलेट्स की लाइन नहीं बन गई क्या? इसको बोलो बुलेट रे। क्या बोलूंगा मैं? बुलेट रे। और एक मैं मशीन गन से फायर करूं, क्या होगी? मशीन गन रे। तो दूसरे केस में बुलेट रे क्या बनेगी? मोर इंटेंस, क्योंकि उसमें क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल मोर फायर हो रहे हैं। तो क्वांटम थ्योरी में इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स फायर होते हैं ना। नहीं आपको? अगर यहां पर ब्राइट रेड, यहां पर क्या डल रेड, तो ये इंटेंस है। तो क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है? यहां पर नंबर ऑफ रेड फोटोन क्या है? पर सेकंड ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, यहां पर नंबर ऑफ फोटोन क्या है? कम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदली, आपने क्या बदली भाई? फ्रीक्वेंसी बदली, तो आपने नंबर ऑफ फोटोन चेंज नहीं किए ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होगा? एमिटेड पार्टिकल्स बेशक बढ़ जाएगी, सॉरी एमिटेड पार्टिकल की एनर्जी बेशक बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन क्या हो रहे हैं? क्योंकि सेम नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? निकलेंगे। तो अब समझे बात? तो क्यों फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सिर्फ क्या बदलेगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जो लाइट पड़ रही है, लाइट के इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी बढ़ती है, नंबर ऑफ पैकेट्स नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ पैकेट्स नहीं बढ़ते तो फोटोन भी नहीं बढ़ते। लेकिन क्योंकि इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो एमिटेड पार्टिकल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी।
आ गया आपको ये? तो कहती है क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहना चाहिए, बढ़ने, और ऐसा ही होता है। सारी बात क्या रही, बिल्कुल लाइन पे आ रही सब कुछ, स्टेप टू स्टेप, इजंट इट? अच्छा बताओ और क्या जाएगा मेरे पास, और बेटा क्या जाएगा बताइए? इंटेंसिटी जाएगी, कैसे? अच्छा अब क्या बढ़ाओ, इंटेंसिटी, अब क्या बढ़ाओ आप? तो आप अगर जब इंटेंसिटी बढ़ाते हो क्वांटम थ्योरी में, इंटेंसिटी बढ़ाते हो, मान लिया एक 620 नैनोमीटर की लाइट है, आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो आप क्या इंडिविजुअल पैकेट की एनर्जी बढ़ाते हो क्या? नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पैकेट्स स्ट्राइकिंग दैट सरफेस क्या होते हो, बढ़ा देते हो, नहीं आपको? तो क्वांटम थ्योरी में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ लाइट पैकेट स्ट्राइकिंग सरफेस बढ़ गई, लेकिन लाइट पैकेट की एनर्जी क्या है, उतनी है। तो क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने पर लाइट पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ती, तो उड़ने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी नहीं बढ़ी, इसीलिए क्या काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं आपको। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ लाइट पैकेट का नंबर जो हो गया, इंटेंसिटी बढ़ाने, ऐसा नहीं हो गया कि जैसे पहले तो आप मेटल प्लेट पे क्या कर रहे थे, शॉटगन से फायर कर रहे थे, 1 2 3, समझे बात भाई? अब आपने उसके ऊपर मशीन गन से फायर कर दिया पार्टिकल्स, लेकिन ये ऐसी मशीन गन जिसमें से क्या फायर हो रहे हैं, बुलेट नहीं, लाइट के पैकेट, फोटोन नहीं आपको समझ में? बताओ भाई, आप देखा होगा पुरानी मूवीज में क्या होता है, एक दो भाई होते हैं, दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं, तो एक बिल्डिंग पे खड़े हो गए, एक साइड विलेन है, दूसरा साइड विलेन है। अब एक भाई तो क्या ले रहा है शॉटगन, वो तो एक एक को मारेगा, उस साइड दूसरा क्या ले रहा है मशीन गन, वो ऐसे घूमती रहेगी, वो ज्यादा को नहीं मारेगा भाई, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, गुंडों के ऊपर भी जो विलेन है उनके ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं, तो फटाफट मरेंगे वो। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो कहेगी क्या कि अगर हम क्या बढ़ाएंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो इंडिविजुअल लाइट पैकेट की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अगर इंडिविजुअल लाइट पैकेट एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉन की। लेकिन इंटेंसिटी में क्या होगा, नंबर ऑफ लाइट पैकेट क्या होंगे, बढ़ गए। अगर नंबर ऑफ लाइट पैकेट्स स्ट्राइकिंग मेटल बढ़ गए तो नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और ऐसा होता भी है। इसीलिए इंटेंसिटी से क्या बदला था, तो जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे सब किसने फुलफिल कर दिए, क्वांटम थ्योरी एक एक बात को बिल्कुल सही नहीं बता पा रही क्या? ना बताओ, आपको पता है उनको इनकी इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। क्या बेटा? इसी की क्वांटम को नहीं, तो क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम कोई साइंटिस्ट नहीं थे। इसको बेटा क्वांटम थ्योरी बोलते, क्वांटम मतलब लाइट का पैकेट। आपने वो चैप्टर शायद मिस कर दिया, टॉपिक कोई बात नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये हमने पढ़ा था ब्लैक बॉडी एडिशन के अंदर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मैक्स प्लैंक की थ्योरी को इस्तेमाल करके क्या एक्सप्लेन कर दिया, फोटो इफेक्ट, और उनको दिया गया इस चीज के लिए नोबेल प्राइज। तो जो जिस घटना के लिए नोबेल प्राइज मिला था ना, आपने उसको समझ लिया, देख लो, ठीक है बात आगे आपको। अब थोड़ा इसमें और थोड़ा बहुत रहेगा, बस आपको मैं ये पढ़ा देता हूं, ये बात आपको पहले पड़ गई। तो क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर तो किस पे डिपेंड करना चाहिए, इंटेंसिटी पे, सॉरी नंबर तो डिपेंड करना चाहिए फ्रीक्वेंसी पे, और एनर्जी इंटेंसिटी पे। लेकिन था उल्टा, नंबर डिपेंड करता मिला इंटेंसिटी पे और एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे, और ये क्वांटम थ्योरी ने इसको फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब बेटा हमारे सामने एक समस्या ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि किसी मेटल का वर्क फंक्शन कैसे निकालते हैं। क्या अब आपके दिमाग में नहीं आएगा कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, न्यू नोट तो क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एच न्यू नोट क्या होती है, मिनिमम एनर्जी। तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं। तो इसको एक्सपेरिमेंटली आप कैसे मेजर करोगे बताओ, हाउ विल यू फाइंड। मान लिया बेटा मेरे पास एक जिंक प्लेट है, क्या मेरे पास एक जिंक प्लेट है, जिंक की प्लेट है। मुझे ये पता करना है कि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है और इसका वर्क फंक्शन क्या है। तो आप कहोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता कर लो कितनी है, अपने आप पता लग जाएगा उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके किसका वर्क फंक्शन क्या है, कि मिनिमम एनर्जी क्या चाहिए।
नहीं आपको सुने, तो आपको आप कैसे पता करोगे? तो आपने इसके ऊपर डाली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो एक तो क्या तरीका है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी डालो, इलेक्ट्रॉन निकल गए। थोड़ी कम घटाओ फ्रीक्वेंसी, अब भी निकल रहे हैं। थोड़ी और कम करो, अब भी निकल रहे हैं। आप जब तक क्या करो, इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी कम कर करके देखते जाओ, जब तक इलेक्ट्रॉन निकलने बंद ना हो जाए। तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जस्ट निकले ही है, वो क्या आ गया मेरे पास। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मान लिया भाई, ये मानो 70 फ्रीक्वेंसी, 70 यूनिट फ्रीक्वेंसी, क्या मान लिया आप, ये मानो 70 यूनिट फ्रीक्वेंसी क्या है इसे थ्रेशोल्ड। लेकिन आपने शुरुआत किससे कर रखी, मान लो 400 से, किससे कर रखी है? तो आपको तो नहीं पता ना कि फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड 70 है। तो आप करोगे 400 मारी निकले, 399 मारी निकले, 398। अब 3 दिन लगा दिया आप चेक करते करते, पहुंचते पहुंचते कहां पर, तब जाके पता लगा इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 70 पे भी। इसमें टाइम लग रहा है क्या आपको? क्योंकि आपको पता नहीं होता। जैसे आपके पास कोई गुच्छा हो चाबियों का, उसके अंदर आपके पास 2000 चाबियां और एक लॉक है, तो पता कैसे करोगे? कोई आपको ना बताए तो आप क्या करोगे? एक ही को ट्राई नहीं करना पड़ेगा। ताला खुल तो है लेकिन उसमें टाइम बहुत। तो सिमिलरली आपको पता नहीं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिएगी। तो जब तक आपको करंट मिलता रहेगा, आप क्या करोगे? हाई फ्रीक्वेंसी डाली, करंट मिला, ये तो थ्रेशोल्ड नहीं है, थोड़ी घटा के देखो, अभी मिल रहा है, और घटाओ, अभी मिल रहा है, और घटाओ, अभी मिल रहा है, और घटाओ, मिल रहा है। घटाते घटाते मैं मान लो भाई 3 दिन बाद वो फ्रीक्वेंसी मिली जिसपे करंट मिल रहा था, और उससे कम फ्रीक्वेंसी करते करंट मिलना बंद। तो हम क्या बोलेंगे? यही फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड। नहीं आपको सुन, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग नहीं क्या? बताओ। तुम्हारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जिससे हम क्या करें, हमको ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा आसान हो जाए। क्या? तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम करते हैं। ठीक है बात? तो आप ये बताओ भाई कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बेटा फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है ना, पक्की बात है। तो आपको पता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास, वो होती किसकी है? अगर मान लो लाइट के फोटोन के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लाइट के फोटोन के पास, अच्छा मिनिमम एनर्जी में मुझे कौन सी चाहिएगी? h0 चाहिएगी ना। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, ज्यादा है h0 से, तो हमारे लाइट पैकेट की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। h0 नहीं हो क्या? तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ये किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में। तुम क्या बोलूंगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू h nu माइनस h nu। ये आपकी फिजिक्स में होने लग रही है ना, पता हो तो। क्या हो रही है आपकी? उसमें होता ही है, आपको ना पता हो तो। ठीक है, मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया इसको। h nu माइनस h0 हो गया ना। अब एक काम करो, अब आप मुझे बताओ, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी ये तो होगी ना। लेकिन आप मुझे बताओ, जिस एनर्जी से कुछ चीज आ रही है उतनी एनर्जी उसको रोकने में लगती होगी, नहीं आपको? तो ये हमारे पास क्या, कलेक्टर प्लेट नेगेटिव, और ये क्या मेरे पास पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है तो इसके पास क्या होती है? हाफ mv²। तो जितने एफर्ट से साइडर है उतना एफर्ट रहे इसको रोकने में लगेगा ना। तो इसको रोकने में जितना वर्क करना पड़ता हमको, क्या मैं आपसे बात पूछूं, एक साइकिल आएगी उसको रोकने में कम वर्क करना पड़ेगा आपको, कि एक ट्रक आएगा उसको रोकने में कम वर्क करना पड़ेगा? हाँ कम वर्क लगेगा ना। अगर भाई एक ट्रक आए तो रुकेगा भी नहीं, वैसे बता रहा हूं आपको। लेकिन हमारे अंदर पावर आ जाए, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ जाए, नहीं आपको, तो हम रोक देंगे ट्रक को भी, इजंट इट? तो आप इस बात से एग्री करते हो कि मोर एनर्जी वाला पार्टिकल आएगा उसको रोकने में उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, दोनों एनर्जी के बराबर होनी चाहिए ना। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को रोकने में लगने वाली एनर्जी क्या होती है? जो आप काम करोगे ना वो होती है QV। क्या होती है बेटा? QV। अब QV क्या हुआ? QV होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और V होता है जितना आपने पोटेंशियल लगाया है। क्या? तो ये तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्या है ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं क्या ये? बताओ।
तो जब तक आने वाले इलेक्ट्रॉन, जब तक अप्रोच करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर नहीं हो जाएगी हमारे एफर्ट के, जब तक हमारी तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर हमारा क्या नहीं हो जाएगा एफर्ट, तब तक ये नहीं रुकेगा ना। तो एफर्ट तो क्या हमारा क्यू वी होता है, और आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी नहीं होना चाहिए क्या, तभी तो क्या होगा करंट जीरो होगा। तो ये क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये क्या करंट की एनर्जी है, क्या बेटा ये काइनेटिक एनर्जी नहीं क्या, तो काइनेटिक एनर्जी को मैं किससे हटा सकता हूं, क्यू वी से। काइनेटिक एनर्जी को बेटा मैं किससे हटा सकता हूं, क्यू वी से हटा देना नहीं आपको ये। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां से स्टॉपिंग पोटेंशियल रिकॉर्ड नहीं करते क्या, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप क्या रिकॉर्ड करते हो, क्या आपके पास अलग अलग फ्रीक्वेंसी क्या थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये थे क्या, नहीं आपको ν1 का स्टॉपिंग, ν2 का स्टॉपिंग, ν3 का स्टॉपिंग, ν4 का स्टॉपिंग, V1 V2 V3 नहीं आपको। तो आप ये बताओ क्या मैं इसको वो साइड फेंक दूं क्यू को, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच न्यू, एच नहीं एच को नहीं, एच न्यू एच बाई क्यू इंटू वी, और माइनस क्या आ गया एच बाई क्यू न्यू नॉट, न्यू अरे न्यू नॉट है ये, न्यू नॉट है ये वी है नहीं आपको। अरे बोलो भाई, अब ये बताओ क्या ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं है क्या, कौन सी, आपको ऐसे कैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैसे, अगर मैं y वर्टिकल क्या लूं y, हॉरिजॉन्टल क्या लूं x, तो स्लोप क्या आएगा m, इंटरसेप्ट क्या आएगा c। अब यहां पर देखियो h कांस्टेंट होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, न्यू नॉट भी क्या होता है कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट नहीं है क्या, तो माइनस दिस तो क्या हो गया स्लोप, सॉरी इंटरसेप्ट नहीं है आपको, और h बाई क्यू क्या हो गया स्लोप। तो यहां पर दो ही वेरिएबल हैं, x पे कौन ले लो फ्रीक्वेंसी और y पे कौन ले लो स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपको ये पता करने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार फ्रीक्वेंसी घटाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करो, आप एक काम करो 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी डालो, क्या करो आप बेटा 7 अलग अलग फ्रीक्वेंसी डालो, कौन सी बताओ, अरे ν1 ν2 ν3 ν4 ν5 ν6 ν7, और उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग क्या नोट कर लो स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट कर लोगे। अरे भाई ऐसा ग्राफ नहीं है क्या, नहीं है आपको, ये पॉइंट नोट कर लो जस्ट, ये स्टॉपिंग नहीं है आपको। तो आपके पास एक टेबल नहीं बन जाएगी जिसमें एक कॉलम में तो क्या होंगे, बल्कि मैं बताऊं आपको दिक्कत ना आए, आपको 10वीं क्लास का फील आए, इसके लिए बल्कि इसको ऐसे लिख लियो, यहां पर तो क्या लिख लियो फ्रीक्वेंसीज, और यहां पे क्या लिख लियो वोल्टेज, नहीं आपको समझ में। तो यहां पर तो क्या होंगी 7 एंट्री कहां होंगी फ्रीक्वेंसी की, ν1 ν2 ν3 ν4, और यहां पर क्या होंगी वोल्टेज की नहीं आएंगी। अब जैसे x पे कौन है फ्रीक्वेंसी, y पे कौन लो पोटेंशियल, तो अब आप इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्या, कैसे बताइए बताओ, यहां पर क्या लो, ऊपर क्या लो, ऊपर क्या लो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल, सॉरी नहीं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऊपर क्या लो स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहां क्या लो फ्रीक्वेंसी, यहां पर क्या प्लस फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी। अब माइनस फ्रीक्वेंसी होती नहीं, अरे प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई नहीं होता क्या, तो माइनस फ्रीक्वेंसी होती नहीं, तो ये हमारा ग्राफ ऐसा हो गया ना, नहीं आपको समझ। अब आपको पता नहीं कि आपने इस फ्रीक्वेंसी पे इतना पोटेंशियल, इस पे इतना, इस पे इतना, नहीं आपको नहीं पता होगा। तो आपने देखा भाई इस फ्रीक्वेंसी पे ये पोटेंशियल है, इस पे ये पोटेंशियल है, कि वो 7 पॉइंट ड्रॉ कर दो, कर दिए ड्रॉ 1 2, अरे भाई 1 2 3 4 5 6 7, नहीं आपको समझ। जैसे आप कागज पे एक्स वाई ग्राफ प्लॉट नहीं क्या करते क्या, एक टेबल बना के, वैसे क्या करना आपने इनको प्लॉट कर दिया, नहीं प्लॉट कर दिया, तो वर्टिकली क्या लिया है मैंने पोटेंशियल, हॉरिजॉन्टली क्या लिया है फ्रीक्वेंसी। अब इन तीनों पॉइंट, इन 7 पॉइंट को मिला दो, मिला दोगे कि मिल सकते हैं,
अब इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दो। एक्स्ट्रापोलेट क्या होता है, इसको फुटा रख के थोड़ा पीछे बढ़ा दोगे ना, तो इसने एक्स एक्स को कहां काटा है, यहां पर, और वाई को कहां काटा है, यहां पर। नहीं आपको? अब आप मुझे बताओ इसमें, अब आप इस पॉइंट की हाइट में से इस पॉइंट की हाइट घटा दो, डिवाइडेड बाई इस पॉइंट की विड्थ में से इस पॉइंट की विड्थ घटा दो, तो क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा नंबर। वो एक आपके पास एक्सपेरिमेंटल नंबर नहीं है क्या, और आप यहां पर देखियो तो एक्सपेरिमेंटल यहां से क्या आएगा, स्लोप आएगा। अब तो ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। ये मेरे पास क्या है, अरे भाई ये मेरे पास क्या है, वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक्सपेरिमेंटल कर्व है। और ये मेरे पास क्या होगा, वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का थ्योरेटिकल कर्व, जिसमें थ्योरेटिकल स्लोप क्या आना है, थ्योरेटिकल स्लोप क्या आना है, h बाई क्यू, और थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट क्या आना है, ये नहीं आपको? तो यहां से जो मेरे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, स्लोप आएगा। अरे भाई आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी डाल के अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल नोट नहीं कर सकते क्या, एक टेबल तैयार नहीं कर सकते क्या? फिर आपने 10वीं क्लास में ग्राफ प्लॉट नहीं कर रखे, वो ग्राफ प्लॉट कर दो, 7 पॉइंट आ जाएंगे, मिला के लाइन खींच दोगे, फिर इस पॉइंट, इसमें से कोई 2 पॉइंट छांट लो, सीधी रेखा ही ना। और मुझे पता भी था कि पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है नहीं आपको? अब इस लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसकी हाइट में से क्या बैठा दो, उसकी हाइट का y2 माइनस y1 बाई x माइनस x1 स्लोप आ जाएगा। वो क्या है, एक नंबर होगा ना। तो एक्सपेरिमेंटल स्लोप क्या है, एक नंबर, और यहां से थ्योरेटिकल स्लोप क्या होगा, h बाई क्यू इज इक्वल टू दैट नंबर, दैट नंबर। तो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, क्या उसे, क्या आ जाएगा आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। नहीं आपको? बोलो भाई, यहां से आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हो, और वो वही आएगी जितनी किसने दी थी, प्लैंक्स ने। नहीं आपको? दूसरा भाई, लेकिन हमारा काम क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना। अब आप बताओ, अब आप मुझे बताओ, यहां पर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लूं तो अब एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस ध्यान रखियो, ये इंटरसेप्ट कहां होता है, वाई लाइन पे होता है इंटरसेप्ट ये। तो एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या बताओ, माइनस एच बाई क्यू न्यू नोट होता होगा। तो आपने एच बाई क्यू को तो पुट कर दिया इस नंबर के इक्वल, तो क्या पुट कर दियो, एच बाई क्यू को, तो वहां से ऐसा जाएगा, एच आपको पता है। फिर इसको आगे बढ़ा दो आगे, तो यहां नहीं काटेगा ये। तो ये नंबर जो नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा हमारा, एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट क्या होगा। जो ये स्केल है वोल्टेज की, आप यहां से इस नंबर को नोट नहीं कर सकते क्या, नहीं नोट कर सकते। एक नंबर आ गया ना ये, इस नंबर को बेटा कहां पुट कर दो, बताओ इस नंबर को आप कहां पुट कर दो, बताओ किसके, माइनस एच बाई क्यू न्यू नोट के ना, इज इक्वल टू, ये एक नेगेटिव नंबर आएगा, देखो ऊपर प्लस पोटेंशियल, नीचे नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये नंबर भी क्या आएगा, नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर नहीं होगा। तो नेगेटिव कैंसिल, उस नंबर को क्यू से मल्टीप्लाई कर दो और एच से भाग कर दो, क्या आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया ना। तो स्लोप, तो ये तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में स्लोप क्या होगा, एच बाई क्यू, इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस दिस। नहीं आपको, आपसे पूछ सकता है, बताओ वाई पे इंटरसेप्ट ये होगा और एक्स पे इंटरसेप्ट क्या होगा, क्या। देखो ये जो लाइन है, ये y को तो काटती है यहां, लेकिन x को कहां काटती है, नहीं काटती क्या, नहीं आपको। तो आप न्यू नोट सीधे भी निकाल सकते हो, कैसे, यहां पर पोटेंशियल क्या बताओ, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की हाइट पे पोटेंशियल क्या है, 0 नहीं है क्या। तो जब पोटेंशियल 0 हो जाए, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। नहीं आपको सुन भाई, जिस फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, वही तो क्या होगा मेरे पास, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बताओ, तो न्यू आप क्या पुट कर दो, यहां पर न्यू क्या पुट कर दो, बताओ न्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो,
नहीं समझे बात? अरे भाई इस पॉइंट पे इससे नीचे क्या है पोटेंशियल नेगेटिव, इससे ऊपर क्या है पोटेंशियल पॉजिटिव। तो इस पॉइंट के लिए क्या है, तो जो ये इंटरसेप्ट है ये यहां पर काटता होगा, तो इस पे इंटरसेप्ट जो है, तो एक्स इंटरसेप्ट पे हाइट कितनी है, 0 है। तो वोल्टेज पे 0 पुट करियो, तो 0 इज इक्वल टू एच बाई क्यू न्यू। बोलो भाई, नहीं आपको समझ में? अरे भाई इसके ऊपर आ गया आपको, ये पक्का आ गया, ठीक है। और माइनस एच बाई क्यू न्यू नोट नहीं आया क्या, तो उसको वहां फेंकियो बड़ी, यहां गया ना ये, इसको यहां फेंक दो साइड, तो प्लस हो गया ना, एच बाई क्यू कैंसल। यानी उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी आपने यूज की है वो वास्तव में क्या है, न्यू नोट। यानी आप ये सीधे फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो कौन सा, कि इसके स्लोप से क्या निकाल लो एच, और इसके इंटरसेप्ट से उसमें एच पुट कर दो, क्या आ जाएगा, न्यू नोट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, पक्का। और एक बताओ हमारे पास क्या तरीका था, कि सीधे क्या देख लो, एक्स पे इंटरसेप्ट क्या है, तो ये इंटरसेप्ट होगा क्या बेटा, न्यू नोट होगा। इजंट इट? आसान है कि मुश्किल है? अच्छा बताओ, अब अगर ये तो हमारे पास स्लोप किसके थे बताओ, ये तो मेरे पास क्या था, क्या दुखी हो गया, ये क्या था, ये तो क्या था, पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये तो था पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ था। लेकिन अगर ये पूछ लेता कि ना काइनेटिक एनर्जी बताओ, क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, सिंपली काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करूं तो यानी मैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आपके पास दो कॉलम नहीं थे क्या, एक कॉलम में क्या था, फ्रीक्वेंसीज, और यहां कौन थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इन नंबर्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या उसे, तो यहां पर क्या बढ़ जाएंगे, स्टॉपिंग सॉरी काइनेटिक एनर्जीज, क्यू वी क्या होते हैं, यहां पर फ्रीक्वेंसीज है, यहां पर क्या कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आपने इसको इसके वर्सेस प्लॉट किया तो ये वाला ग्राफ आएगा ना। लेकिन आप एक काम करो, इस कॉलम में जो नंबर है ना उनको 4 जॉन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएंगी। अब थर्ड कॉलम को पहले कॉलम के वर्सेस प्लॉट किया, तो अब वर्टिकली कौन आ जाएगा मेरे पास, अब बताओ बेटा वर्टिकली कौन आएगा मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर कौन है, फ्रीक्वेंसी। तो उस वक्त क्या आएगा बताओ मेरे पास, तो ये भी क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, नहीं क्या, तो उस वक्त क्या आएगा, अगर y पे मैंने क्या ली है, काइनेटिक एनर्जी, x पे मैंने क्या ली है, फ्रीक्वेंसी, तो स्लोप क्या आएगा, सीधे प्लैंक्स कांस्टेंट। नहीं आपको समझ में? यानी अगर ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी है, नहीं समझे बात, अगर वर्टिकल क्या लिखा है तो यहां से क्या निकाल लो, एक्स। अरे भाई इस पॉइंट की हाइट में से इस पॉइंट की हाइट घटाओ, इस पॉइंट की विड्थ में से इस पॉइंट की विड्थ घटाओ, उनको भाग कर रहे नंबर आएगा, वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्लोप। यहां पर थ्योरेटिकल स्लोप क्या होगा, एच, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो वो तो क्या होगा, स्लोप तो क्या है मेरे पास एच, तो स्लोप क्या है, सीधे आपसे पूछ सकता है, जेई में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नीट में आपसे पूछ लेंगे, बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस क्या प्लॉट कर दिया, फ्रीक्वेंसी, ऐसा ये बोल दिया आपको काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ है, बताओ स्लोप क्या होगा, एच स्क्वेयर, एच न्यू, एच बाई क्यू क्या होगा, एच, सीधे स्लोप। नहीं आपको समझ में? या इसमें आपसे पूछ ले कि इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट बताओ, अब ये बताओ क्या होगा बेटा, अब क्या होगा ये, माइनस एच न्यू नॉट, नहीं आपको, बोलो भाई। तो एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट का एक नंबर आएगा, मान लिया नंबर क्या आएगा बेटा, ये नंबर आ गया, मान लिया ये हाइट कितनी है, मान लिया ये स्केल एनर्जी की है ना, तो जूल में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो, तो यहां पर जो कट मार रखा नहीं है, ये कट मान लिया कितना है, -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना मान लो, अरे आप स्केल से नंबर नोट नहीं कर सकते क्या ये, तो ये मान लिया -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, तो ये तो क्या है, एक्सपेरिमेंटल इंटरसेप्ट। थ्योरेटिकल इंटरसेप्ट क्या होगा, तो सीधे क्या आ गया मेरे पास, वर्क फंक्शन सीधे आ गया, तो डायरेक्ट क्या आ गया, यानी कि y पे इंटरसेप्ट क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। और एक बार वर्क फंक्शन आ गया, एच न्यू नोट आ गया, तो इसे किससे भाग करके, एच से,
क्या निकाल लियो, न्यू नॉट। लेकिन आप यहां से भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, क्योंकि देखो इस लाइन का ये यहां पर तो कटेगा, तो क्या है वाई पे इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट यहां होगा। तो जब एक्स को काटता है तो वाई क्या होती है, जीरो। तो वाई पे है कौन, काइनेटिक एनर्जी, तो करंट जीरो कर दो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट, इसको वहां फेंक दो, एच न्यू इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू, यानी कि एक्स पे इंटरसेप्ट, यानी चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी हो, जो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी हो, यहां स्लोप बेटा क्या रहेगा बताओ, न्यू नॉट ही रहेगा। तो आप सीधे निकाल सकते हो। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे ना, तो एक्स पे इंटरसेप्ट तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वाई पे इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई पे जो इंटरसेप्ट आएगा ना उसका नेगेटिव हटाते ही क्या बन जाएगा, वर्क फंक्शन। नहीं यार आपको समझ में, आसान है मुश्किल है। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आपके दिमाग में बिल्कुल क्या हो गया क्लियर? मुझे पता है आपको ये ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, आप कहीं पढ़ते हो, गलत कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपको कभी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक आ गया भैया, ये भी आ गया, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास इसकी भी एप्लीकेशन क्या इसकी, इसको मैं आपको बताऊं भाई, इसको जो नहीं जो फोटो सेल होते हैं सोलर पैनल में, ये वहां भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नहीं होते, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं जो, अरे जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं जिनमें आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करते हो, मैंने आपको पढ़ाया था, उनमें डिटेक्टर में भी इस्तेमाल होते हैं ये, किसमें, उनको बोलते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। उनमें जब लाइट पड़ती है ना तो उनसे करंट बनता है, क्या बनता है, करंट बनता है, ठीक है। और आपको पता भाई अलग अलग मेटल को आप कैरेक्टराइज भी कर सकते हो, क्योंकि हर एक मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है, अलग अलग। नहीं आपको जिंक का अलग उसका अलग, समझे बात, बोलो भाई। और जो आगे आप पढ़ोगे ना क्वांटम स्टेट होती है मैटर की, क्या होती है मैटर की, उनको समझने में हेल्प करता है, और क्वांटम कंप्यूटर में भी क्या होगा, ये काम आएगा। नहीं आपको, अच्छा तो भाई द स्लोप ऑफ प्लॉट बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, क्या ये कहता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप क्या आएगा, मैंने क्या बताया आपको भाई, यहां पर क्यू भी आएगा ना, तो यहां पर नहीं जाएगा एच बाई क्यू स्लोप आएगा। तो कौन सा आंसर आएगा मेरे पास, एच बाई क्यू, डी आ गया। क्यू वी मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्यू वी को मैंने सिंपली क्यू बोल दिया था, नहीं आना आपको ये। अच्छा तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज फॉल्स, ये बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कौन सी बात गलत है, बताओ क्या है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी से क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ये भी ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमिना, इंस्टेंटेनियस होता है, बिल्कुल होता है, इंस्टेंट मतलब बिल्कुल डिले नहीं होता, लाइट पड़ा इलेक्ट्रॉन निकला। और चौथा पॉइंट क्या है, ये वेव नेचर को प्रूव करता है ना भाई, ना इसमें आपने क्या माना था, लाइट में क्या थे, टुकड़े आते हैं लाइट के नहीं ओले पड़ते हैं जैसे, वैसे क्या पड़ते हैं लाइट के पार्टिकल, लाइट पैकेट। तो लाइट क्या, और वेव कभी टुकड़ों में नहीं होती, कोई वेव टुकड़े बना के दिखा दो, कोई वेव बेटा टुकड़ों में, एक रस्सी बांध के यहां पर ऐसे बनाओ, उसमें ऐसे बनाओ कि 2 मीटर वेव है, फिर फ्लैट रस्सी दो, ऐसा कभी तो बनता है, रस्सी वेव बनती कंटिन्यूस। तो लाइट क्या मानती है, पार्टिकल। तो कौन सी बात गलत है, डी, शाबाश, पता लगा आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।